Yes, sure. Are you comfortable? All okay? Yeah, I'm all fine. Not scared of the camera. You must be tired. Why? Tour. A tour. All the तुम way. सवाल करो ना, इस पे पूछो ना. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज अदील आरफीन फ्रॉम मदरार इंस्टीट्यूट। और बहुत ही इंतज़ार के बाद, बहुत सारी गुजारिशों के बाद और बहुत मेहनतों के बाद आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारीफ़ के, किसी मज़ीद मार्फत के, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं। एक अजीम मोटिवेशनल स्पीकर बोलें या कि एक आलिम दीन बोलें या एक कौम की खिदमत करने वाला खादिम बोलें, हमारे साथ आज मौजूद हैं फ़जीलत शेख आतिफ़ अहमद हफीज़हुल्लाह। शेख कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकल्लाह खैर। वैसे इतने हैवी इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं नहीं। थी. इसमें अल्लाह. अभी भी जो है वो नहीं कुछ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं. आई एम जस्ट अ पब्लिक सर्वेंट. हाउ आर यू? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ हाँ, इट्स क्योंकि ओके. आपको होस्ट कर रहा हूँ, कोई एक आम शख्सियत को नहीं कर रहा, तो But थोड़ा I, मुश्किल होता but है। we have, I think, spent around 8-9 years together, and I think you can break the ice very well. स्टिल जितना वक्त गुजर रहा है, आप माशाल्लाह से इर्तिका तरक्की के साथ साथ जो है ऐसी कोई बात. उतना जो है वो बहरहाल। Error. और आप माशाल्लाह से वैसे बड़ी मुश्किल से सब कह रहे थे कि भाई शेख आतिफ का वेबिनार कब है, शेख आतिफ से कब जो है वो सवालों के जवाबात मिलेंगे या उनको जो है वो हम कैमरे में जो है तकरीरों के अलावा लाइव हम देख सकेंगे। तो बड़ी कोशिशें थी। कभी कोई जो है वो सिंध वाले जो है शेख साहब को मदऊ कर लेते हैं, तो शेख साहब उनको भी ना नहीं करते। कभी पंजाब वाले शेख साहब को अक्सर ही मदऊ कर लेते हैं, तो शेख साहब उनको भी ना नहीं कर सकते। तो ये शेख साहब का प्यार है अपनी कौम के लिए। तो आज आज की जो है उन्होंने ये वक्त जो है उन्होंने कौम के नाम किया है। और आप लोगों के तमाम सवालात जो कि असफ़ा के हवाले से हैं। सो दिस वेबिनार इज़ अगेन, मैं बताते चलूं कि हमारी एक वेबिनार सीरीज चल रही है जिसपे हमारा 2 साल जो कोर्स है, जिसमें एक आलिम दीन किन उलूम से गुजरता है उसके हवाले से पढ़ाया जाता है मदरार के अंदर। और वो शेख साहब ने खुद ही डिवाइस किया, उसके हवाले से ये वेबिनार मुनक्किद किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात जो बीच बीच में आते रहें, उनके भी जवाबात इंशाल्लाह मैं दूंगा। दूसरा ये कि शेख आतिफ की ज़िंदगी के वो अहवाल जो उनके इल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उन्होंने इल्मी सफ़र तय किया और आज अल्लाह ताला ने उनको इस मकाम पे जो है पहुँचाया है, उसके हवाले से भी कौम की रहनुमाई होगी। तो आप सब मेरे साथ रहिए। और अगर आप लोग कोई भी सवालात हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है सवालात भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेख से गुजारिश करके उन सवालात के जवाबात ज़रूर आप तक जो है वो इंशाल्लाह पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले शेख ये बताएं कि बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने टाइम दिया। दूसरा ये कि एक मुश्किल आपका सफ़र रहा है, कल ही आप जो है माशाल्लाह से वापस आए हैं अपने जो है वो सफ़र से। तो मुझे ये बताएं कि असफ़ा के हवाले से लोग जो है वो जानना चाहते हैं। तो लेकिन उससे पहले जब आपका इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे करा रहा था, तो अक्सर लोगों को ये होता है कि भाई इज़ ये मोटिवेशनल स्पीकर और इज़ ये आलिम दीन और इज़ ये राइटर, इज़ ये आइडियोलॉजिस्ट, इज़ एजुकेशनिस्ट, व्हाट इज़ ही एक्चुअली। लोग बड़े कंफ्यूज हैं इस हवाले से, लेकिन अवामुन नास के अंदर जो ज़्यादा पाया जाता है वो मोटिवेशनल स्पीकर का है। तो मैं चाह रहा हूँ आप खुद तबसरा करते हैं कुछ इसके ऊपर कि व्हाट डू यू वांट What do I want myself to be टू बी called? कॉल्ड? यस। Well, first of all, देखें, एक चीज़ है वो मारूफ एक चीज़ हो गई, मतलब एक चीज़ वायरल हो गई, एक चीज़ चलती गई उस हवाले से। वो तो जीत का सफ़र थी मेरे ख्याल से. दैट्स द जी, द फर्स्ट. एनईडी क्लब। द NED यूनिवर्सिटी का लेक्चर था. दैट वाज द फर्स्ट वीडियो दैट गॉट वायरल. इतना सबर, इतना सबर। लेकिन उससे पहले भी एक बड़ी जिद्दोजहद है मेरी 10-12-15 सालों की, और आज भी मेरी वो है. लेकिन मैं हमेशा से इंटेलेक्चुअल डोमेन के साथ ही मेरा वक्त गुजरा ज़्यादा, और एकेडमिक डिस्कोर्स के साथ ही मैंने अपनी ज़्यादा वक्त गुजारा, और आज भी मैं इल्म को जो वेटेज देता हूँ
जज्बातियात को और शायद लफाजियों को और कलाम को उस तरह से शायद ना देता हूँ। वो और बात है कि अ, जो काम हम करना चाहते थे उसके लिए एक वो ज़रिया बन गया ज़्यादा। ठीक। मेहनत और भी बहुत जगहों पे की है, तो बहरहाल आई डू नॉट, मैं ना कहूँगा अपने आप को आलिम दीन, ना मैं अपने आप को कहूँगा ये मोटिवेशनल स्पीकर कहें। हम सिर्फ जो है वो काम कर रहे हैं बस, उसके लिए मीडियम चाहे जो भी हो। तो अभी भी मुझे उबैद ने भी पूछा था लाहौर के अंदर जी। कि आप अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करेंगे। मैं दिल की एक बात बताएं। अच्छा, दूसरी बात, ये बहुत सी आरा होती हैं आदमी के बारे में, जैसे जैसे वो ग्रो करता है। आई पीपल माइट बी हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट मी। तो एक तो वो जब मिलेंगे, बातचीत होगी, ज़िंदगी गुजरती है किसी के साथ तो पता चलता है। बट सीरियसली स्पीकिंग, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विद दीज टाइटल्स। इट वाज नेवर अबाउट टाइटल्स, इट वाज ऑलवेज अबाउट वर्क। हाँ, ये मीन्स हैं, ज़रिए हैं कहीं तक बात पहुंचाने की या कहीं पे काम करने की। तो मेरे ख्याल से सिस्टम को हर दौर के अंदर ना रिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है। ठीक। तो मेरे ख्याल से आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज अ हम्बल सर्वेंट ऑफ द नेशन एंड रिफॉर्मिस्ट किस्म का जो है ना एक एटीट्यूड है कि मतलब हम तो जो बनी हुई चीज़ें हैं उसकी तजदीद करने के अंदर उसके हया पे काम करना चाहते हैं। उसके लिए कोई इल्म का टाइटल लगाए ना लगाए, मदरसे की छाप लगाए ना लगाए, मोटिवेशनल स्पीकिंग की छाप लगाने लगाए, बट आई माई सेल्फ, मेरा पर्सनल डोमेन इंटेलेक्चुअल इल्म और इसी डोमेन से ही रहा है और मैं इसी में ही रहना पसंद करूँगा। तो यानी असफ़ा जो है वो आपके उन डोमेन्स के अंदर है जो कि आपकी असल है। म- मतलब जो मेरी मदरसे की ज़िंदगी है, जो मेरा मदरसे का डिस्कोर्स है, और जो मेरा मेरी जो बुनियाद है वो मदरसा ही है। और इट विल ऑलवेज बी द रिलीजियस मदरसा जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी को कनेक्टेड रखा है। तो सफ़ा उसका एक पहलू है जो मेरी लाइफ से कनेक्टेड है। बट आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज अ हम्बल पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन द मदरसास। मैं इसको ज़्यादा पसंद करता माशाल्लाह शेख, दिस इज सो यू नो हूँ। बहुत आजी है ये इसके अंदर। नहीं, बहुत से लोग लेकिन बहरहाल अलकाब जो है वो खुद ना लगाए जाएं तो आवाम तो दे ही देती है, क्योंकि हर किसी का जो है देखने का नुक्ता नजर अलग होता है। देखें, कोई एक आपको देखें, जब आप स्ट्रेटजी पर आते हैं ना किसी चीज़ की, हाँ तो स्ट्रेटेजिकली बहुत से काम करने पड़ते हैं। हो सकता है आदमी वो होता नहीं है जो स्ट्रेटेजिकली वो लग रहा होता है। सही। ठीक है, स्ट्रेटजी, तरकीबें, तदबीरें, ये कुछ और चीज़ें हैं। ये इसमें कॉस्मेटिसिज्म बहुत है, कॉस्मेटिकली आपको बड़े काम करने पड़ते हैं। बाकी इंसान के दिल के अंदर क्या होता है वो तो आखिरी लम्हात भी ज़िंदगी के बताते हैं, और जो साथ गुजरते हैं वो भी बता देते हैं, और कुछ चीज़ें इवॉल्व भी हो रही होती हैं। तो आई थिंक इट वॉज नेवर अबाउट टाइटल्स एंड अलकाब। ये हमेशा से एक काम करना, हम काम करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं बस। बहरहाल पूरी कौम की आपके साथ दुआएं, अल्लाह आई ताला लव माई आपके जुहूद पीपल, आई को लव माई कबूल करे। कंट्री, आई लव माई नेशन, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर। मैं बहुत मोहब्बत है मुझे अपने पाकिस्तान से, सबसे बड़ी बात ये, वो भी मैंने इसी डिस्कोर्स में सीखी, इसी मदरसों में, इन्हीं पिंड देहातों में, इन्हीं गांव देहातों में मैंने अपना पाकिस्तान डिस्कवर किया, अपनी रूट डिस्कवर की, मैंने अल्लाह को डिस्कवर किया यहाँ पर। तो दिस विल ऑलवेज बी टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, मदरसा जो है। इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मैं बताते चलूँ सबको, अपनी ऑडियंस को असफ़ा कोर्स के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस कोर्स के हवाले से नहीं पता। इट्स बेसिकली अ 2 इयर्स कोर्स जिसके अंदर जो है उलूम शरिया पढ़ाए जाते हैं, कुरान, हदीस, तफसीर, उसूल वगैरह, जिससे आप कुरान और सुन्नत के फ़हम को समझकर जो है उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 साल का कोर्स है, वही जो मदारिस के अंदर पढ़ाया जाता है उसी का आप कंसाइज वर्जन कह लें, जिससे इंशाल्लाह इसके बाकी और भी लेवल्स हैं जो जाते जाते इंशाल्लाह एग्जीक्यूटिव आवर्स के अंदर एक आपको इल्म के अच्छे रुतबे के अंदर फाइज कर सकता है अल्लाह की तौफीक से। तो इस कोर्स के हवाले से हम ये वेबिनार कर रहे हैं। शेख साहब, इसके बारे में मुझे आप ये बताएं कि ये कोर्स की नीड क्यों आई? पाकिस्तान के अंदर इल्म की कमी कहें, दीनी इल्म तो पाको यानी इंडिया पाकिस्तान के ना सब कॉन्टिनेंट के अंदर तो एक बड़ा पुराना इल्म है, और काफी जो है वो वाफिर मिकदार के अंदर इल्म जो है पाया जाता है, उलमा भी पाए जाते हैं। तो क्या ऐसी नीड जो है पैदा हुई? वैसे आप अपनी स्टोरी किसी को सुनाते नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसमें से आप वो इल्म वाला हिस्सा जो है कि इल्म की जरूरत जो आपको पेश आई है, आपने कहा कि ये माशरे के अंदर आना चाहिए, तो उसके हवाले से आप, मैं समझता हूँ कि आप जो है वहाँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखाया, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी इस चीज़ को समझने की, एंड व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट मुझे ज़िंदगी में
मतलब मैं अमेरिका जाके खुश नहीं था। मैं यहाँ से अगर शुरू लूँ, लोग यहाँ से पागल हो रहे होते हैं वहाँ जाने के लिए, बेताब होते हैं। पीपल आर सो डिटर्मिन्ड एंड एक्साइटेड टू गो इन टू द वेस्ट। मेरे अंदर भी बहरहाल हमें तो घर वालों ने भेजा था कि शायद वहाँ जाके ठीक हो जाएंगे ये। लेकिन मेरा वहाँ पर भी मामला इसलिए ठीक नहीं हुआ बिकॉज मिसफिट्स जो होते हैं वो हमेशा रेवोल्यूशनरी काम उनके अंदर होते हैं। मैंने अपने उस इंकलाब को और उस रेवोल्यूशन को आई थिंक डिस्कवर नहीं किया था उस टाइम तक। बहरहाल मैं 6-7 महीने वहाँ रहने के बावजूद भी मेरा दिल वहाँ उदास हो गया। चाहे सड़कें बड़ी थी, माशरा आज़ाद था, मेरे पास कॉलेज लेवल की बहुत अच्छी दोस्तें थे मेरे, आई हैड अ वेरी गुड सोशल सर्कल ओवर देयर, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी एक लेवल पर। और मुझे आज भी याद है डेलिस में मैं गैस स्टेशन के बाहर बैठा था एंड आई वाज लुकिंग एट द स्काई, और मुझे कोई सेंस समझ नहीं आ रही थी अपनी ज़िंदगी की, और उनको मुझे चीज़ें बॉदर करती थी। बहरहाल जब अल्लाह ताला मुझे रास्ता दिखा रहा था और वो पूरा रूम क्रिएट हो रहा था, तो एक छोटी सी तमीज़ जो थी ना वो मैं बाहर से लेके आया। वो तमीज़ ये थी कि जब हमने दुनिया का इल्म वहाँ के सबसे टॉप नॉच लोगों से पढ़ा है, तो मैं दीन का इल्म जो है ना किसी हल्के आदमी से नहीं पढ़ना चाहता। सही है, मतलब expert से। मतलब मैं चाहूँगा कि वो जो एक्सपर्ट्स हैं फील्ड के, जो कदावर जो है, वो जो जाइंट्स जिन्हें हम कहते हैं इस फील्ड के, मैं उन सूख है जिनका इल्म। रसूख रासिखून फिल इल्म जिसे आप कहते हैं, ये मुझे पता फिर भी नहीं था, लेकिन ये तमीज़ थी मुझे कि भाई मैं मतलब यहाँ एरे गेरे, मतलब मैं एक जवान से मैं पढ़ने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब तक कि वो गुजरा नहीं होगा चीज़ों से, वो मेच्योरिटी नहीं होगी, तो पता उससे कैसे पढ़ ले आदमी। इसलिए मैं जवानी के इल्म के ऊपर कलाम भी बहुत करता हूँ कि ये बड़ा बेवकूफ़ाना इल्म होता है जो जवानों का इल्म होता है। अगरचे इल्म होता है, ताबीर होती है उसमें, लेकिन इबारत बगैर तज़किये और बगैर इमारत के, वो इबारत क्या होती है वो वक्त बता देता है, वो तो बहुत ज़्यादा उसमें अफरात तफरीत होती है। तो उस वक़्त हमारे एक बड़े अच्छे थे हज़रत, जो माशाल्लाह से फिर मेरे ब्रदर इन लॉ बन गए बाद में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई उस ख़ानदान में। तो उस टाइम पर उन्होंने मुझसे, जब मेरा दीन की तरफ भी रुझान आया, जब दाढ़ी आई थोड़ी सी, और उस वक़्त व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द फेज़, तो उस वक़्त इनकलाब बहुत गर्म था 2000 के अंदर। जमात इस्लामी बहुत एक्टिवेटेड थी उस टाइम पे। डॉक्टर इसरार जो थे वो एजुकेटेड तबके के बहुत बड़े उस टाइम पर उनका काम था। उनका काम था, और चैम्पियन भी बड़े थे वो, और वो बहुत ही एक उस वक़्त की बड़ी लोगों के लिहाज से एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थी। तो कुरान अकेडमी का भी बड़ा काम सामने था। तबलीगी जमात वाले भी बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा वो जवानों के ऊपर काम करते हैं, एंड दे वांटेड टू आल्सो कि मैं जाऊं और उनके साथ भी वक्त लगाऊं। तो उन दिनों के अंदर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि आप ये बताएं इनकलाब कैसे आएगा। सही। तो मैंने कहा जिस तरह का माशरे के अंदर बातें चल रही है ना, ये तो लड़ मड़ के कह रहे हैं सारे, ये लड़ मड़ के ही आएगा। और फिर ये अफगानिस्तान के भी हालात कैसे थे आपको पता है। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने मुझे कहा पढ़ के आएगा। मैंने कहा पढ़ के कैसे आएगा इनकलाब, मतलब पढ़ाई तो देख ली अब हमने, तो अब और क्या मजीद पढ़ना होता है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर आप ये मदरसे के अंदर जाके और इस तरह के अगर माहौल में आप हमारे बताए हुए माहौल में जाएंगे, दालों के साथ। वो मदरसे की दाल कह लें, मदरसे का खाना कह लें आप, और आपने उस इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करके अगर ये चीज़ें पढ़ ली, तो फिर आपसे बात होगी। तो दिस बिकेम अ सोर्स ऑफ मी गोइंग टू द मदरसा फ्रॉम माई हल्का, जो बड़ा मतलब इंग्लिश किस्म का या बर्गर किस्म का जो माहौल था, तो वहाँ से ये मेरी ट्रांजिशन थी। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। लेकिन फिर क्या हुआ वो आपका कोई बात है तो आप करें, वरना मैं आगे चलाऊं फिर उसको। मेरे ख्याल से इतनी स्टोरी काफी है। हाँ, लेकिन ये इसके ऊपर तो ये ज़रूर बात रहेगी कि ये सफ़ा बनाने की ज़रूरत क्यों है, ये इसके बाद मुझे बताऊंगा। लेकिन यहाँ तक ये था कि इंस्पिरेशन ये थी कि मुझे किसी ने कहा था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, चीज़ें बदलना चाहते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा आपको। लोग पहले लड़ते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है। पहले पढ़ा जाता है फिर लड़ा जाता है। शेख आतिफ क्या कह रहे हैं सबको, मैं उसकी समरी यहाँ पे दे रहा हूँ। जो पॉइंट शायद आपको जिंदगी में समझ आए या बाद में कभी समझ आए, तो पॉइंट लिख लें अपने पास कि इनकलाब का आगाज़ या तब्दीली का आगाज़ या अपने आप को बदलने का आगाज़ लड़कर झगड़ कर नहीं है, बल्कि
इल्म के साथ है। हाँ, पढ़ के इल्म के साथ। पढ़ के इल्म के साथ है। शेख साहब का जो सफ़र है, इल्मी सफ़र, उसकी बुनियाद ही यही थी जब शेख साहब के दिल के अंदर ये तशनगी पैदा हुई कि तब्दीली किस तरह आएगी और चीज़ें बदलेंगी किस तरह, रिफॉर्म किस तरह होंगी। तो शेख साहब ने अपने इल्मी सफ़र का जो है वो आगाज़ किया था। और ये हर उस शख्स के लिए जो अपनी तालिब इल्मी की एज के अंदर है, स्टूडेंट लाइफ के अंदर है, ये उसके लिए एक मैसेज है कि इफ़ ही वांट्स टू चेंज समथिंग, वो नॉलेज इल्म के साथ ही होगा। वही का आगाज़ भी इल्म के साथ हुआ, पहली वही भी इल्म के ऊपर है। हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और चीज़ के हवाले से, दो चीज़ों के हवाले से दुनिया के अंदर बोला था, अल्लाह मुझे इसमें ज़्यादती अता कर। वैसे रब्बी ज़िदनी मालन नहीं बोला, रब्बी ज़िदनी दौलतन नहीं बोला, शोहरतन नहीं बोला, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला रब्बी ज़िदनी इल्मा। और आप सबने दूध के हवाले से, जो आप सबको बहुत पसंद था, उसके हवाले से कहा। तो इल्म से जो है वो इंसान का स्टार्ट है। आदम अलैहिस्सलाम की स्टार्ट है इल्म से। अल्लमल आदम अल अस्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंकलाब शुरू होता है, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो मतलब इल्म हमेशा मिस्दाक रहेगा हर चीज का। आप इसको माइनस करके किसी जुज की पर बात नहीं कर सकते। बुनियाद कह सकते हैं किसी चीज की। मतलब आर्टिकल ही इल्म है, फसाद भी इसी में ही होगा, ठीक, बिगाड़ भी इसी में होगा, उरूज भी कौमों का और फर्द का इसी में से होगा, रूहानियत भी इसी में से है, और जो है जिहाद भी इसी में से है। दुनिया की हर चीज का ताल्लुक इल्म माइनस करके होगा तो वो फसाद ही होगा। ये देख रहे हैं आप, शेख साहब जब गहराई में लेके जाते हैं बातों की, तो क्लास के अंदर बंदा जो है गुम हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि शेख साहब से जो है वो असफ़ा के अंदर बिलखुसूस आप शेख आतिफ से पूरा एक कोर्स पढ़ना चाहें, तो आप जो है इस बार सफ़ा के अंदर जरूर इनरोल कर सकते हैं। सफ़ा की हिस्ट्री के हवाले से उससे पहले भी हम ये कहें कि अभी हमने एक आना कि इंकलाब भी इल्म से आता है, दूसरा क्लैरिटी भी इल्म से आएगी। ठीक है। जिंदगी का सबसे बड़ा मसला, आपके अगले वाले सवाल पे जाने से पहले मैं ऐड ऑन कर दूं, जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जो है ना, जो 40 साल के आदमी को, आज जो हमारी एज है, जो हमसे सीनियर है, जो हमसे पहले, वो है कि व्हाट, व्हाई, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये जो क्लैरिटी, ये पजल सॉल्विंग जो है ना, कि हम क्यों हैं और क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। इल्म इस क्लैरिटी को, उस यकीन को, यकीन स्टैब्लिश ही नहीं हो सकता इल्म के बगैर। ये बहुत ही बड़ी गुमराही होगी अगर कोई कहे कि वो इल्म की गहराइयों में जाके बगैर यकीन तक पहुंच जाए। यकीन मुशाहिदे से होता है, मुशाहिदा भी इल्म है एक। मुशाहिदे से क्या चीज एक्सट्रैक्ट करनी है, ये भी इल्म है। इल्म को पढ़ने के लिए भी एक इल्म है। हाँ, इल्म पढ़ने के लिए भी एक इल्म चाहिए आपको। आप कर ही नहीं सकते जिसको फिर आप प्री रिक्विजिट्स कहते हैं या कुछ भी कहते हैं। तो बुनियाद इंसान की जो क्लैरिटी की अपने हवाले से है, जिंदगी के हवाले से है, अपनी फील्ड के हवाले से, वो बगैर इल्म के नहीं आएगी। और दूसरी बात है, एक लेवल पर जो सैचुरेट हुए भी कौम बैठी हुई है ना हमारे, सही, जो पहुंच गए हैं मगर आगे नहीं जाना चाहते, या यूटिलिटी किसी भी लिहाज से उनकी सैचुरेट होगी। यूटिलिटी, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी, यूटिलिटी बढ़ाने के लिए भी इल्म बढ़ाना पड़ेगा। सही, सेटिस्फैक्शन बढ़ानी है, इल्म बढ़ाना पड़ेगा। जिसको कहते हैं भूख बढ़ाने के लिए भी जो है इल्म, अगर आपने अपनी स्ट्रगल के लिए इनिशिएटिव्स बढ़ाने, इल्म बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको बड़ी छलांग लगानी है, इल्म बढ़ाना पड़ेगा। बगैर इल्म बढ़ाए आपके इंसेंटिव्स कैसे बड़े हो जाएंगे, ये हो नहीं सकता। तो इल्म इज द आर्टिकल ऑफ एवरी ग्रोथ दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। मेरे हिसाब से दूसरे सवाल की तरफ हाँ, मैं चलना आज आप इस पर चाहूंगा आएंगे। सफ़ा के हवाले से। शेख साहब, ये कोर्स, फिर वही सवाल कि आपने ये कोर्स जो कंसाइज किया, जो हम पिछले वेबिनार्स के अंदर बता चुके हैं लोगों को, हमने कंसाइज किया है, वही उलूम जो मदारिस के अंदर पढ़ाए जाते हैं, वही यहाँ पर जो है वो कंसाइज वर्जन के अंदर आज की एप्लीकेशंस के साथ पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपने ये इनिशिएटिव क्यों लिया? ठीक है, आप मदरसे गए पढ़ने के लिए, आपने उस माहौल के अंदर तालीम हासिल की कि तब्दीली उससे आएगी, इनकलाब उससे आएगा, तो आपने इस इल्मी मैदान के अंदर एक ऐसा कोर्स या ऐसा इंस्टीट्यूट मदरार के नाम से आपने क्यों डिवाइस किया कि जो कि ऐसे कोर्सेज करवाए इल्म के लिए? तो मदारिस आप और कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे ना, और कंट्रोवर्शियल तरीके से कि शेख साहब आप ये बताएं, जब मदारिस मौजूद थे तो आपको अपनी ये 2 ईंट की बनाने की जरूरत क्या थी? या आप ये बताएं आपको ये कोर्स बनाने की क्यों, हुज़ैफा भी बैठा हुआ माशाल्लाह हमारे पास यहाँ पर, आपको जरूरत क्या थी जब हमारे पास 8 साल का एक निज़ाम मौजूद है, अलहदा से ये काम करने की जरूरत क्या थी? तो पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, जो एम्बिग्विटी भी कहीं होगी और जो जानते हैं वो जानते हैं, ये कोर्स मदारिस को या उस 8 सालों को डिफॉर्म करने के लिए नहीं आया और ना ही डिफेम करने के लिए आया। ठीक, ये उनको रिफॉर्म करने के लिए आया, ये उनको ब्रिज करने के लिए, इनफैक्ट उनको बचाने के लिए भी बनाया गया था।
आई डिड नॉट डिवाइस दिस कोर्स टू कि मैं उनकी मार्केट खराब कर दूं। मैं यहाँ से बच्चे तैयार करके मदारिस की तरफ रुख करता था कि क्योंकि एक ब्रांड की मार्केटिंग, उसकी सेल्स, उसकी ब्रांड मैनेजमेंट, उसका कंटेंट क्रिएशन, उसकी करिकुलम डिज़ाइनिंग, उसकी सिलेबस मेकिंग, उसकी टीचिंग मेथडोलॉजीज जैसी भी हैं आउट क्लास है। मैं नहीं कहता कि मदरसे की तालीम वाला, मैं तो प्रमोट इसी को करता हूँ, लेकिन साइकोलॉजीज को भी तो सामने रखना है ना आपने। तो मैं तो बल्कि ये मिदरार बनाया गया था ताकि ये आसान कर दे उनकी बात जो उन्हें समझ नहीं आ रही। ब्रिजिंग द गैप, इट वॉज ऑलवेज द ब्रिजिंग द गैप, इट वॉज ऑलवेज द जसर, इट वॉज नेवर कि हम कह दें कि जी ये असल है। ये कभी ये दावा ही नहीं रहा मेरा कभी से कि मैं कहूं कि ये असल है। दूसरी बात यहां पर यह है कि हमारी टीम से हम पूछ लें, ऑल इज फाइन, ग्रेट टू गो। पॉइंट यहां पर यह है कि ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये कोई वहां का बच्चा काट के या मैं उनका शेयर काट के यहां अपना नहीं को बना रहा, ये मेरे सबको है। मैं यहां तैयार करता हूं और यहां जो भी लोग तैयार होते हैं वो फिर इन्वेस्ट होते हैं मुख्तलिफ अदारों के अंदर। एक इंसेंटिव ये था कि भाई क्योंकि जो देखें स्पोक्समैनशिप तो अब आईएसपीआर, फौज को भी आईएसपीआर बनानी पड़ेगी, ठीक है। फौज अपना नैरेटिव, अपनी कॉम्प्लिकेशंस, अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज, अपनी डेप्थ और अपनी डायनामिक्स को हर जर्नल कर्नल तो नहीं बयान कर सकता, तो उन्होंने एक इदारा बना दिया भाई कि हमारे नैरेटिव को ये बयान करेंगे, ये बयान करेंगे आगे से। हमारे इस साइड के नैरेटिव को बयान करने के लिए जो लोग कभी सामने आते हुए जो भी होती है, अगर वो प्रोफेशनली भी नैरेटिव बिल्डिंग और नैरेटिव मेकिंग वाले एक्सपर्ट्स होने चाहिए। सही। आप किसी ऐसे शख्स के हाथ में अपनी स्पोक्समैनशिप दे देंगे जिसको नैरेटिव बिल्डिंग के उसूल नहीं पता होते, तो वो तो उल्टा और खराब करा देगा आपका, फसाद क्रिएट कर देगा, फसाद क्रिएट कर देगा। और अभी भी आपके सामने सिस्टम में आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है आगे से। पॉइंट यहां पर यह है कि एक एजुकेशन सिस्टम है, कि पावरफुल एजुकेशन सिस्टम है, उसकी जो स्पोक्समैनशिप है उसको सामने आके बताना पड़ता है कि भाई ये कोई, ये है क्या, ये खूबसूरती क्या है इसमें, हम करते क्या है, हम बोलते क्या है, हमारे जार्गन्स क्या है, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी सोच क्या। ऊपर से एक इंटरनेशनल लॉबी आपके ऊपर अलहदा काम कर रही है, ठीक है। फिर आप ही के हाथ से कुछ इस तरह के ना भी हों, इक्का दुक्का होंगे कुछ, हर सिस्टम के अंदर रोग्स होते हैं, ROGUES वाले उसमें, ठीक। एक दूसरा रोग होता है वैफा और एक रोग, रोग हर सिस्टम में रोग होते हैं, रोग नेशंस जिसे हम कहते हैं। तो वो रोग्स हर जगह के होते हैं, लेकिन आपके रोग्स हाईलाइट हो गए दुनिया में एज टेररिस्ट, एज एक्सट्रीमिस्ट, और आज भी एक रोग जो है वो हाईलाइट हो रहा है आगे से, बिल्कुल ऐसे। ठीक। हर सिस्टम में रोग्स होते हैं और हर सिस्टम के रोग्स जो होते हैं वो फसाद क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करना, उसको डिफेंड करना वो हमारा काम। वो स्पोक्स पर्सन का काम है, वो स्पोक्समैन डिपार्टमेंट का है। मतलब कंट्री का फॉरेन ऑफिस डिफाइन करता है आपकी फॉरेन पॉलिसी को, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर हर किसी से जाके ये पूछेंगे कि जी आपका पाकिस्तान आप बताएं, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस डिफाइन करेगा, बिल्कुल ऐसे ही। यूएन में हमारा यूएन का स्पोक्स पर्सन डिफाइन कर रहा है, सो द पर्सन सिटिंग ओवर देयर इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कंट्री। दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक डिपार्ट है। सो आपने कश्मीर इशू पे बात करनी है, आपने एक्सपर्ट्स ऑफ कश्मीर इशू पे भेजना है। आप बशीर को नहीं भेज सकते आप आगे से। आई रिमेम्बर दैट बशीर पंचर वाला 15 years मैंने अभी पूरा लफ्ज नहीं बोला, बशीर पंक्चर वाले को नहीं आप बोल सकते कि वो नेशनल है। हाँ, जहां पर आपने बताना है कि भाई जी इश्यूज, तो आप इश्यूज फिर किसी बड़े से नहीं पूछते, आप फिर ग्राउंड लेवल के आदमी से पूछते हैं इश्यूज क्या है। हमारा उल्टा सी हाथ, जब हम इश्यूज पे बात करने पे आते हैं तो सबसे बड़ा जो होता है, जो सबसे प्रिविलेज्ड होता है, वो अंडर प्रिविलेज्ड के इश्यूज कैसे बताएगा। बिल्कुल ऐसे ही। जब आपने आइडियोलॉजीज बयान करनी है तो आप आइडियोलॉग्स लेके आएंगे, जब आपने स्पोक्स पर्सनशिप रखनी है तो आप एक्सपर्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स लेके आएंगे, लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स लाएंगे, नैरेटिव बिल्डर्स के एक्सपर्ट्स लेके आएंगे, और जब आपने इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो आप उसको लाएंगे जो समझता है, बिल्कुल उस फील्ड का, उस फील्ड का हो ना हो, उस फील्ड की प्रैक्टिकलिटी। जब आपने मसाइल बताने हैं तो आप गरीब को उठा के लाएंगे, गरीब बताएगा ना इस मुल्क के मसाइल क्या होते हैं। आप मसाइल पे जब बात करने के लिए आते हैं तो आप प्रिविलेज्ड आदमी को ले जाते हैं। सिमिलरली वो है मदारिस के करिकुलम और मदारिस की एजुकेशन और मदारिस के स्कोप को अगर आपने बयान करना है तो आप उनके अंदर से वो बंदे को लेके आएंगे। रजुलुम मिन कौमिही, रजुलुम मिन कौमिही, मैं बंदा हूं आपकी कौम में से। मेरी नजर में ये बहुत वीकनेस थी, और इसके अंदर मैं समझता हूं कि किसी फर्स्ट टाइम इंटेलेक्चुअल
मैंने जो किसी की बहुत इंटेलेक्चुअल हो ना हो, लेकिन द वे ही वाज पुटिंग हिज केस, अदनान काका खेल साहब वाज एट टाइम्स, जामे तो रशीद जो था उनका काम बहुत जबरदस्त था माशाल्लाह। ही वॉज ट्राइंग टू ब्लेंड इन समथिंग, ही वॉज ट्राइंग टू गेट द क्रॉप फ्रॉम द सिस्टम, जो एजुकेशनलिस्ट हों, जो आपके डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, आई थिंक ही वॉज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड आई वॉज वेरी इंस्पायरिंग। अगरचे मैं उनसे आज तक नहीं मिला, लेकिन इफ माई वर्ड इज गोइंग टू हिम, आई रियली अप्रिशिएट हिज वर्क। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि वो ट्रांसलेट कर रहे थे कौम और उलमा के बीच वाला जो गैप था, वो ट्रांसलेशन वहां चल रही थी। दूसरा, व्हेन आई हर्ड हिज स्पीच इन द पार्लियामेंट वंस, The Musharraf one. well, I don't want to talk about the controversial part, but I think Nan Kaka Khel Sahab was very impressive. Not because he was talking against the army, मेरा ये narrative नहीं है, but जो एक उनकी speaking power थी और एक convincing power थी ना, एक मदरसे के product का इतना powerful narrative build, मतलब we were moved by that. स्ट्रेंथन हुई थी बड़ी इमेज में, क्योंकि आपने सही बंदे को दी है ना बात, वो जो राइट पर्सन फॉर द राइट, राइट पर्सन फॉर द राइट। आप वहां से बताएं तो सही ना भाई, इस इल्म की जरूरत क्या है। जब दीनी तालीम की या जो शरी मकासद की बात की जाती है, तो आप अपने 5 इश्यूज डिफेंड करने के लिए तो ले आते हैं, नमाज पढ़ानी है, जनाजा पढ़ाना है, निकाह कराना है। आपने एक रिलीजियस क्लेरिक की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी डिलीवरी है, उसको आपने खुद कन्फाइन किया हुआ 4-6 चीजों के साथ, इवेंट्स के साथ। हाँ, इवेंट्स के साथ। अगर फौत हो गया तो वो ये पढ़ा देगा, शादी हो गई तो ये कर देगा। हालांकि व्हेन आई वेंट ओवर देयर एंड मैंने जब स्कोप देखा, क्योंकि जब आप क्लेरिक को वीक कर रहे हैं तो आप स्कोप को भी वीक कर रहे हैं। वो एक कॉल आप हमें खुद ही सुनाया करते थे कि लव अलीमल मुलूक के गालिब इमाम शाफी कहते थे कि अगर वो बादशाहों को पता चल जाए कि माफी कुलूबिना, के हमारे सीनों के अंदर क्या है, हाँ, तो वो हाथी आ जाएंगे, अपने हाथी लेके आ जाएंगे कि हाँ। तो उन्होंने इसको, मेरे ख्याल से ये बहुत वीक रहा, लोगों को पता नहीं था क्या था। फिर इसके अंदर 18 उलूम की बात हम बहुत सुनते थे बचपन के अंदर, 18 उलूम कौन से 18 उलूम है। एक टाइम पर हमने इसके बारे में एक नेगेटिव नैरेटिव भी सुना हमने मार्केट में कि पता नहीं कौन से 18 उलूम है। 18 उलूम हैं, 16 उलूम हैं, बिल्कुल ऐसी। और अगर कोई आलिम दीन ये कहता है भैया ये पढ़े बगैर तुम कुरान हदीस में हाथ नहीं डाल सकते, तो वो गलत बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन उसके बारे में भी एक नेगेटिव कॉनोटेशन आ गई कि यार ये तहकीक का दुश्मन है, ठीक है, ये सेल्फ स्टडी का दुश्मन। इफरात तफरीत तो हर जगह है। तो भाई लेकिन ये काम किसका, ये काम पॉलिसी मेकर का होगा ना। बिल्कुल ऐसे, पॉलिसी मेकर का काम है कि वो अपने ब्रांड को किस तरीके से प्रोजेक्ट करा रहा है आगे से। तो ये चीज मैंने बहुत कम देखी कि जब हम गए, हमने भी देखा, और हमने जब उसका स्कोप देखा और उसकी डायनामिक्स देखी ना, मेरे पहला एहसास ये हुआ, द वर्ल्ड नीड्स टू नो व्हाट इज उलूम शरिया। ये मेरा बहुत पहला और बहुत बड़ा माइलस्टोन था जानने के लिए, जिसने मेरी जिंदगी की आगे की पूरी तहरीक बदली, जिसके अंदर शायद एक मोटिवेशन भी आया कि भाई द वर्ल्ड नीड्स टू नो कि एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इसका फिक्ह, इसका अकीदा, लुगत, ग्रामर एंड डेप्थ एंड द वे दे ओपन स्टफ, उलमा का जो काम, दिस नीड्स टू कम आउट। और ये मैं उस टाइम पर इंग्लिश में तो क्या, उर्दू में भी नहीं मांगा, और वो उर्दू भी ऐसी पुरानी जमाने के लिए, आप हुज्जतुल्लाह बालगा की उर्दू ये बच्चे भी नहीं पढ़ सकते। आदिल फारसी के, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह की किताब है, ये आप पढ़ ही नहीं सकता उसमें। बिल्कुल ऐसी उर्दू है कि हमारे उर्दू स्पीकिंग हिल जाएंगे उर्दू की वजह से। तो आपका जो काम मौजूद है वो बिल्कुल भी उस नहीं था आसान। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से एक नुकसान हुआ कि एक नैरेटिव यह है लोगों ने छोड़ ही दिया, ठीक है, एक नैरेटिव है लोगों ने अपनी इजी वर्जन की जो है ना फॉर्मेट्स बना के, जिसके अंदर उलमा को माइनस किया हुआ है, उलमा को माइनस करके, स्कॉलर्स को माइनस करके, एक जो है ना फिर लोग इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए कि उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने जो पूरी बेंच आपने 1400 रुवैबिदा बोलना शुरू हो गया, रुवैबिदा। मैं इसको रुवैबिदा भी कह सकते हैं कि रुवैबिदा विल स्पीक विदाउट द नॉलेज, रुवैबिदा विल स्पीक विदाउट द डेप्थ, रुवैबिदा विल स्पीक विदाउट द प्रोटोकॉल्स, रुवैबिदा वुड स्पीक विदाउट द डिसिप्लिन्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द शरिया। मैं अपने आप को भी इसका अहल नहीं समझता कि मैं बोलूं उसके, लेकिन कम से कम जब जो हमने समझा है, हमने उसको ट्रांसलेट करने के अंदर अपना पूरा इखलास दिखाया कि आप माने कि भाई जो एक आदमी, एक आलिम या एक क्लेरिक एक 9600 घंटे के करिकुलम को पढ़ने के बाद फिर वो कोई 10-20 साल लगाता है किसी शेख के अंडर या पर्सनल में और उन प्रिंसिपल्स के अंडर रहता है, उसकी डिसिप्लिनरी नॉलेज कितनी स्ट्रांग होगी बनिस्बत के एक आदमी ने किताब खोली है, उसमें से अपने एक्सट्रैक्शंस निकाले और वो सही भी हो सकते हैं मगर उसमें गलती के इम्कान के। मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये सेल्फ एजुकेशन को, ये सेल्फ स्टडी को, चाहे किसी भी फील्ड के हो, लॉक और चेक कैसे लगेगा?
फिर वो आपका कॉल है, मन लैसा लहू उस्ताजुन फउस्ताजु शैतान। मतलब ये जिसका कोई उस्ताद नहीं होता उसका उस्ताद, तो ये सनद इसलिए तो रखी गई है कि आपने किससे पढ़ा, आपने उलूम किससे सीखे, आपने प्रिंसिपल किससे सीखे, उन्होंने किससे सीखे, ये लॉक कहां पे लगाएंगे आप इसको। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारी भी डोमेन नहीं है हम भी हाथ नहीं डालते उसके अंदर, लेकिन जो एक मैक्रो, मेरा असल जिहाद जो था वो एक मैक्रो कैनवसिंग सेट करना था जिसके अंदर से माइक्रो स्कॉलर्स तैयार होने थे। तो मैं मैक्रो की जंगें ही लड़ता हूं बड़े बड़े मैदानों के अंदर जाके, जहां सिर्फ मनवाना मकसूद होता है कि आप माने। स्पेसिफिकेशंस जो है वो बात, स्पेसिफिकेशन में तो तुम में से कितने आगे हो गए इस टाइम पर, मतलब हम वाकई कितने मसाइल होंगे जिन जुजियात के अंदर हमें नहीं पता होगा भी, क्योंकि हमारा वो मैदान नहीं रहा। हमारा मैदान ये है कि भाई एक आदमी कहता है आप जो है हाथ काटने की हद क्यों लगाते हैं। बल्कि मैंने ज़ैबिस्ट में एक लेक्चर दिया, लेक्चर के बाद जो आप मौजूद थे मेरे ख्याल से हुज़ैफा, एंड व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम वाज, मैंने गैर मुस्लिमों के हुकूक के ऊपर मैंने लेक्चर देना। तो रात मैंने कहा भाई चलो कोई देखें कोई काम है इसके ऊपर, तो मुझे अरबी का एक मकाला मिल गया, हुकूक गैर मुस्लिमीन फी बिलादिल मुस्लिमीन, द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज इन द मुस्लिम कैलिफेट्स और लैंड्स। अब उसके ऊपर वो पीएचडी था, कोई डॉक्टरेट, अरबी में मकाला, तो उसमें इतना जबरदस्त काम लिखा हुआ था, जो भी आता था मैंने एक्सट्रैक्ट करके एक लेक्चर बना लिया। अगले दिन जाके मैंने गैर मुस्लिमों के हुकूक के ऊपर ऐसा जबरदस्त दिया। अब वो एक लिबरल यूनिवर्सिटी भी होगी या सेकुलर यूनिवर्सिटी होगी या जो भी उसकी आइडियोलॉजी होगी, हमने तो यूनिवर्सिटी में ख्याल रखना होता है ना, हम ऐसा तो नहीं बात कर सकते जो पूरा ही पैराडाइम खराब कर दे, क्योंकि फिर तो आप जा ही नहीं सकते किसी यूनिवर्सिटी में। पहला सवाल पता क्या है, शेख इज डेमोक्रेसी शिर्क और नॉट। मैं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गैर मुस्लिमों पे, आप। दूसरा सवाल ये आया कि आप जो है वो, हम देखें अमेरिका सच इतना फ्रीडम वहां पे इंडिपेंडेंट है, हम आपको मस्जिदें बनाने की इजाजत देते हैं, पूरे अमेरिका में बना के नहीं देते, आप हिजाज में हमें मंदिर और चर्च बनाने देना। अब ये मुश्किल सवाल है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट बिफोर यू गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग इज कि इंसेंटिव का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि भाई ट्रांसलेट कराया जाए और सिक्योर कराया जाए और प्रिजर्व कराया जाए। उसके अंदर एक पार्टी जो होगी वो उसी प्रोसेस से गुजरेगी, 8 साल की, 7 साल की, अब तो 6 साल के भी आ गए कोर्स, 5 साल का भी दरस निजामी होगा। और एक पार्टी जो है, अब इस पर आप दूसरा सवाल करें कि भाई अगर कोई हमारे पास पढ़ता है या ये कंसाइज वर्जन में पढ़ता है, इसमें खैर क्या है, ये अगला सवाल बनता है। शेख, लेकिन मैं चाहूंगा जो आपने इतनी गहराई के अंदर बात की है, पहले सवाल का जवाब दिया, उसको मैं अवाम के लिए थोड़ा समराइज करूं। डेफिनेटली ये है कि शेख साहब ने जो ये कोर्स का स्टार्ट किया सफ़ा के नाम से, या मिदरार इंस्टीट्यूट की बुनियाद जो रखी, या उलूम शरिया अवाम के लिए जो है शेख साहब ने एक कंसाइज वर्जन के अंदर जो है वो पेश किया, उसका मकसद उलमा की रिप्रेजेंटेशन और इस उलूम शरिया की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको एक बेहतर अंदाज में पेश करना था। ब्रिजिंग द गैप था, यानी जसर एक ब्रिज के मानंद था कि वो उलमा को अवाम के साथ जोड़े, अवाम को उलमा के साथ जोड़े। और इसकी टारगेट मार्केट के अंदर अक्सर शेख वही लोग आए कि जिनका मस्जिद से भी ताल्लुक नहीं था। हाँ। यानी अक्सर वही लोग इस कोर्स के अंदर आए कि इनका दूर दूर तक मसाजिद से ताल्लुक भी नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक जुमला जो शेख आतिफ हमसे आज से 10-12 साल पहले बोला करते थे, जिसने हमें बड़ी ताकत दी, हमें बड़ा फ्लेयर दिया कि हम इस फील्ड के अंदर आगे बढ़े, और वो ये था कि बेटा हार्वर्ड का बच्चा जो है वो मदरसे नहीं किया और मदरसे का बच्चा जो है वो हार्वर्ड नहीं किया। मैं चाहूँगा कि शेख आतिफ से कि वो इस जुमले के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, ताकि आज जो हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अपने जो है करियर्स के अंदर जो है एक्सेल कर रहे हैं, उनको इस बात की अहमियत का अंदाज़ा हो कि ये गैप क्रिएट क्यों हुआ, या इस गैप की नौयत क्या है कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है उसने कभी मदरसे की शक्ल नहीं देखी, और किसी मदरसे के बच्चे ने जिसने दिन रात कुरान हदीस की तालीम के अंदर लगाया, वो दुनिया से इतना पीछे रह गया कि उसके जो उसूल उसने जो अपनी शरीयत के पढ़े हैं, उलूम शरिया के, उसका इंतबाक करना आज के दौर के अंदर उसके लिए मुश्किल हो गया, बिकॉज ही लैक्स एक्सपोजर। और उसमें ये गैप जो है इसने दोनों को ही नुकसान पहुंचाया। ऐसा नहीं कि खाली उलमा को हम बोलेंगे कि जी उनके इंतबाक के अंदर, शरीयत के आज की एप्लीकेशन के अंदर उनको नुकसान हुआ, बल्कि ज्यादा नुकसान दुनियादार तबके का हुआ कि उसने एक अल्लाह ताला की वही और शरीयत का नूर था उसको ना अपनाकर जो है बहुत कुछ जो है बहुत सी चीजों से डिप्राइव रहे वो अपनी जिंदगी के अंदर। तो मैं चाहूंगा शेख इस पे आप दोबारा, मेरे ख्याल से जिस तरह आपने हमें मोटिवेट किया था उस जमाने के अंदर, कि वो चिराग जो हमारे सीने के अंदर अल्लाह ताला ने आपके जरिए जलवाया, कि हार्वर्ड का बच्चा जो है, वो आप अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर भी बोलते हैं कि हार्वर्ड का बच्चा जो है कभी मदरसे नहीं गया और मदरसे का बच्चा कभी हार्वर्ड नहीं गया। देखिए असल में मसला ये था, एक चीज होती है मफहूम,
फहम जिसे हम कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज है उस कॉन्सेप्ट की रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं ताबीर, इबारत, कि उस मफहूम को आप पेश किस तरह कर रहे हैं। और तीसरी चीज है उस मफहूम की आपने तामीर क्या किया उस मफहूम से। एक चीज है तफहीम, दूसरी चीज है ताबीर, तीसरी चीज है तामीर। तीनों बाब तफील के सीखे। ठीक है। मफहूम जो है ना, मफहूम वो जिंदगी में तजर्बात से भी मिलता है और मफहूम मुताले से भी मिलता है। जो मुताले में रहा और मुशाहिदा नहीं किया, इसका भी मफहूम कमजोर होगा। और जो तजर्बात करता रहा और मुताला नहीं करता रहा, तो इसके मफहूम में वक्त बहुत लग जाएगा, उनके ठोकरें बहुत होंगी। बहरहाल मफहूम लोग समझ जाते हैं, जिंदगी सिखा देती है, मगर वक्त पे नहीं आया ना तो ये नुकसान है। वक्त पे अगर फहम और इल्म नहीं आया ना, और बाद में जाके ठोकरे खा के वक्त जाया करके आना है, तो सिविलाइजेशनल वॉर्स के अंदर जो है आप फिर पीछे रह जाएंगे। अगर आपने भी मेरी उम्र पे आके वो सीखना है जो मैंने अब सीखा है, तो फिर मेरे तजर्बात का क्या फायदा हुआ आपके लिए। बिल्कुल। तो आपके दो टारगेट्स होंगे, एक आपका टारगेट होगा मुझसे सीखना, और एक आपका टारगेट होगा जो फील्ड में और बड़े बैठे हैं उनसे सीखना, और एक आपका टारगेट होगा जिसका आपने खुद एक्सपेरिमेंट करके समझना है कि इनके वक्तों में क्या कहानी थी और हमसे पहलों के वक्तों में क्या कहानी थी। इसके बगैर आप जल्दी मफहूम नहीं समझ सकते जिंदगी का, अल्लाह का, कायनात का, डेवलपमेंट्स का, स्ट्रक्चरिंग का और जंगों का। तो इसके लिए, ये सारे के लिए आपको पढ़ना है, आपको इल्म हासिल करना है। दूसरा, बहुत से लोगों के पास इल्म होता है, फहम होती है, उन्हें तजर्बा होता है, उन्हें पता है ये इस तरह नहीं करना, ये इस तरह करना, मगर उनके पास वो लैंग्वेज, वो टूल ही नहीं होता जिससे अपना फहम अगले में उतारा जाता है। उसे इबारत कहते हैं। अल्लाह ने अपना जो इल्म है ना, जो अपना फहम दिया है इंसान को, वो अरबी में दिया है। सही। आप अल्लाह से बगैर अरबी के बात कर सकते हैं और अल्लाह ताला आपको बगैर अरबी के रिस्पॉन्ड भी कर देता है। ठीक है। और अगर आपकी गलती हो तो उस पर भी ताल्लुक चलता रहता है। अंता अब्दी व अना रब्बुक की गलती भी अगर हो जाए, जो वो ऊंटनी होने के बाद हो गया। पॉइंट ये है कि आप इबारत के थ्रू ज्यादा पावरफुली समझ सकते हो अल्लाह क्या चाहता है और क्या कह रहा है। तो दूसरी दो बात ये होगी कि ताबीर और इबारत की कमजोरी जो है ना, आज की दुनिया की जो, और अब तीसरी चीज आती है इमारत और तामीर। तामीर तो सर आपके पास है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई कैपिटलिस्टिक ड्रिवन एटीट्यूड रखता हूं या मैं जो हूं कोई वेस्टर्न ड्रिवन एटीट्यूड रखता हूं। मैं देसी आदमी हूं, पिंड देहातों का आदमी। पॉइंट ये है, आज के दौर में अपने फहम पर जो इमारत खड़ी की है ना, वो मगरिब ने की है। सही। और वो इल्म जो उसका फहम है वो अंग्रेजी में है। तो अगर आप अपने माजी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको उस इबारत को समझना बहुत जरूरी है जो अरबी में एग्जिस्ट करती है 1200 साल से, 1300 साल, 1400 साल। और अगर आपने जिद्दत को समझना है तो आप जिद्दत को कैसे अंग्रेजी के बगैर खोल लेंगे। और अगर आपने जिद्दत को समझाना है तो आप इबारत के अरबी की इस्तेमाल करेंगे। हो भी सकता है बीच में ट्रांसलेटर होगा, सही। लेकिन जुमले की असल सट जिसे हम कहते हैं, जो असल मार है, वो तो वही होगा ना कि जिसमें वो समझता है उसको समझाया जाए। इकबाल को उर्दू में समझा जाएगा और शेक्सपियर को इंग्लिश में समझाएगा, तो वही इसका कमाल है। हाँ, आप शेक्सपियर अरबी में पढ़ा और इकबाल इंग्लिश में पढ़ा, तो वो इकबाल की कोई पोइट्री इंग्लिश में आप सुनने मजा ही नहीं आता। मतलब आप जुमला गैर मुफीद। खुद ही मत बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, डोंट सेल योरसेल्फ, मेक योर नेम इन द पॉवर्टी। मतलब वो जान ही नहीं है उसके अंदर, सही, वो रूह ही नहीं आ रही, वो रूह ही नहीं है। शेक्सपियर उर्दू में आके अगर बोल रहा हो मैं क्लियोपेट्रा, ओथेलो, मतलब कैसे अजीब सा लगेगा, क्लियोपात्रा। साउंड सो वियर्ड। अगरचे आप बोल लेंगे। पॉइंट ये है, आपने जिद्दत से मुकाबला करना है, इबारत उसकी अंग्रेजी है। आपने तारीख पढ़नी है, आपने अल्लाह का कलाम समझना है, आपने माजी का अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, अरबी और कुछ फारसी और उर्दू। इन इबारतों के बगैर भी मफहूम समझा जा सकता है। लेकिन गोरे का या वेस्ट का मुकाबला अगर सिर्फ ईमान से करना है तो वहां पर भी अंतुम ला लाउना इन कुंतुम मुमिनीन के, तो वहां पर ईमान भी समझने के लिए, चले उर्दू में ईमान समझाते कोई किसी को। पॉइंट ये, जिससे आपका मुकाबला है या जिनसे आप अपने आप को कॉन्फ्लिक्टरी तौर में, अव्वल तो भाई अगर उसने इल्म के ऊपर कुछ बनाया तो उसको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा। इल्मी दुनिया मुतासिब नहीं होती,
सियासी दुनिया मुतासिब होती है, मन जद्दा वजदा। मन जद्दा वजदा। इल्मी दुनिया मुतासिब और प्रेजुडिस्ड नहीं होती, सियासत और पॉलिटिक्स प्रेजुडिस्ड होती है। सियासत अपनों के बीच के अंदर भी तासुब कर देती है और सियासत गैरों के साथ भी तासुब करती है, क्योंकि सियासत में मफाद बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, और उससे भी बड़ी चीज होती है पावर। सही। वो सियासत जो बगैर तासुब के इल्म के सहारे पे की जाती है ना, वो फिर पूरी 3 दुनियाओं पे राज करती है। सहाबा की जो सियासत थी ना, उसने पूरी दुनिया पे राज किया, क्योंकि वहां तासुब भी नहीं था और इल्म भी उरूज पर था। अल्लाहु अकबर। समझ रहे? आज की सियासत के अंदर तासुब भी है और इल्म की तो बिल्कुल ही कमी है। अब इसलिए ये दोनों दुनिया को इल्मी बात हो रही है, सियासी बात नहीं कर रहा। ठीक। सियासत में आती है तरकीब, तदबीर, डिप्लोमेसी, स्ट्रेटजीज, आर्ट ऑफ वॉर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्ट्रीज, डिफेंस मिनिस्ट्रीज, नैरेटिव बिल्डिंग, 5th जनरेशन वॉर, इकोनॉमिक्स वगैरह, ये सियासत के अंदर जाएगा सारा। सही। प्रायोरिटाइजेशन, प्रेफरेंसेस, किससे हाथ मिलाना है, किससे नहीं, ये सियासी बातें। जब इल्मी दुनिया के लोग इल्मी दुनिया से बात कर रहे होते हैं ना, तो तासुब नहीं हो सकता, और उनकी भी इल्मी दुनिया एक लेवल पर तासुब रखते हुए भी तासुब दिखाएगी नहीं, क्योंकि वो हल्के हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके लिए जरूरत इस जुमले की आई कि भाई जिसने उनकी इबारत हार्वर्ड में जाके सीखी, बिल्कुल, और उनका फहम हार्वर्ड में जाके सीखा, और उनकी तामीर उनके मुल्क में पड़ी है, यहां से पड़ी, वो तो ब्लेंड हो गया इसके साथ, मगर उस इबारत में और उस फलसफे में और उस तामीर में कुछ उनका अपना भी माल आया होगा, बिल्कुल आता है, उसमें गलाजत भी आई होगी। और इसी मसले के अंदर जो है हमारे बहुत बड़े मुफक्किर रहे हैं, बहुत बड़े नाम रहे हैं, सर सैयद अहमद खान, जो हमसे गलतियां हो गई बहुत बड़ी बड़ी। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक हिम कॉन्ट्रोवर्शियल ओवर हियर, ही हिमसेल्फ मेड हिम अ लॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, बिकॉज वो जब जिद्दत पे आदमी जाता है, बड़ी उस जमाने में कन्फ्रंटेशन, तो कदामत पसंदी और रिवायत जहां नहीं होती, ट्रेडिशनलिज्म और कंजर्वेटिव्स नहीं होते। अगर आपके पास जिद्दत में जाते वक्त, मॉडर्नाइजेशन में जाते वक्त रोकने के कोई प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, लॉक नहीं होगा, गलती होगी। सही। क्योंकि उन्होंने तो अब हर किस्म का मसाला डाला हुआ है ना उसमें, बिल्कुल ऐसे, और वो उखड़ जाएंगे पैर। और जो साहिल पे बैठे हुए जिद्दत को वेलकम नहीं कर रहे होते, तो नोकिया का हाल देख लें आप। ठीक है, we don't know what did we do wrong. नहीं, अभी डोंट नो वेयर डिड वी what did we do wrong, where did we went wrong, या where did we, मतलब आप ये कह सकते हैं एक फोन, अब इस पर कोई कहेगा शेख साहब आपने फोन बनाने वाली आइडियोलॉजी को जो है रिलीजियस आइडियोलॉजी भी कर दी। मैंने कहा भाई आइडियोलॉजी का भी एक सेल्समैन होता है और एक बायर होता है, ठीक है, चाहे वो आइडियोलॉजी मोबाइल के साथ जुड़ी हो या वो किसी स्पिरिचुअल टेक्स्ट के साथ जुड़ी हो, आगे तो नफ्सियात ही ले रही है ना उसको। तो नोकिया वेंट ऑफ द रिकॉर्ड जस्ट बिकॉज दे वर नॉट इवॉल्विंग। तो अगर साहिल पर बैठ के कौमों को कंट्रोल करना है, तो या तो कल्ट बनना पड़ेगा, तासुब लाना पड़ेगा और लोगों को डराना पड़ेगा, और कौमें रुकती हैं नहीं, कौमों में डर होता है। कौमों में हमेशा आपको एक रोग मिलेगा, रोग नेशन, जिसका काम ही होता है कहना आओ जी साहिल में छलांग लगाओ, जिंदगी हमेशा समंदरों के पार है। तो आपने ग्राउंड पर क्या तैयारी की, अपने हदीस में आता है कि तुम सब आग में जा रहे हो। लीडर्स, नबियों का काम होता है वो गर्दनों से पकड़ पकड़ के खींच रहा था। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों की विरासत तो उलमा के पास आई है। तो हमारे लीडरशिप तो यहां, और टॉप मैनेजमेंट इज ऑलवेज टू बी ब्लेम्ड। यस, फला तुलुमूनी वलूमू अनफुसकुम। आप शैतान कहेगा मुझे मत कहो, तुम्हारी गलतियां थी, तुमने किया। तो आपने कौमों के साथ अगर कंट्रोल रखना है, अपना कमांड रखना है, तो आप और अपनी इल्म की धाप रखनी है, और उनके आपने फोर बेरर्स बनना है, तो आपको उनके साथ भी इवॉल्व होना होगा। मीनवाइल उनकी एवोल्यूशन से आपको थोड़ा सा रखना। तो जिद्दत में जाते हुए आपने रिवायत को भी जिंदा रखना है और टफ टाइम देना है उस ट्रांजिशन को, कि वो अंधी ट्रांजिशन ना हो जाए कि लोग फौरन मगरिब के पीछे लग जाए। और मीनवाइल आपने अपने अंदर भी रिफॉर्म्स लाने होते हैं और कुछ चीजें मनवानी भी पड़ती हैं। तो इस तरह लोगों से रिश्ता बनता है कि लोग कहते हैं भाई 70-60% बात इसके साथ मेरा मफाद जुड़ा हुआ है, मेरी जिंदगी की खुशी जुड़ी हुई है, मेरी जिंदगी का पहिया जला हुआ है, तो मैं 30% इसका ले लूंगा। जैसे आप मेरा भी 30% बर्दाश्त कर लेते होंगे, मेरे में कितनी खामियां होंगी। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही, मतलब वैसे तो किसी ने खैर ना देखना तो वो कोई खैर ना, तो नहीं देखना होगा तो एब्सोल्यूट ईविल आपके सामने बैठे हैं। और अगर खैर देखना हो तो किसी का 10-15% भी हो तो लोग कहते हैं नहीं यार कुछ ना कुछ तो इनसे भी फायदा हो रहा है, तो चलो इसका थोड़ा सा ये भी बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए हार्वर्ड का ग्रेजुएट मदरसे का जिसने दीनियात को और इस्लामिक उसको समझा है, वो ऐसा नहीं है कि वो डरते थे वहां जाने के लिए।
हालात ऐसे थे, 200 साल का डिस्टेंस ऐसा था, किसी ने ये काम करना था, घबराहट थी, दौरे फितन था, डर था, तासुब था, अपनी सरदारियां थी, चौधराहट थी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, बट देयर वाज अ नीड फॉर समवन कि वो उसने वहां गया। अब इवन कासिम अली शाह साहब की आप बात देखें, उन्होंने वेस्टर्न थिंकर्स की बातों को अगर उर्दू में पेश किया तो प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? बिल्कुल पॉइंट ये, उसके साथ जो गलत चीज आ रही है उसे कंट्रोल करना शाह साहब का काम है। ठीक है, ही विल एक्चुअली कंट्रोल दैट। अगर मैं भी किसी वेस्टर्न थॉट फ्रेम को यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा या बात करूंगा तो मुझे ये बताना पड़ेगा भाई इसके साथ ये भी मसाइल है। कौन करेगा वो? आलिम। इल्म अगेन इल्म यमीज अल खबीस मिन तैयब करता है। बिल्कुल। तो इसलिए हार्वर्ड के ग्रेजुएट को मदरसे ये गैप इसलिए बना क्योंकि लोग रुकते कहाँ हैं। वो वहां चला गया, एक यहाँ चला गया। जब वो वहां गया तो वो इसको नहीं समझ सका, और जब ये यहां पर है ये उसको नहीं समझ पा रहे या समझना चाहते नहीं है। या बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतु बिइल्मी हो गया, ये हो गया बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतु बिइल्मी। जब उन्होंने देखा कि भाई समझ ही नहीं आ रही, जब मैं आपसे इतना इंडिफरेंट हो गया तो खैर तो दूर की बात है, आपके वजूद पर ही मैंने, ठीक है, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट ईवल है। वेस्ट इज एब्सोल्यूट ईवल बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड इट। दैट इज माइंड। प्लस वो एक जालिम सिविलाइजेशन, मगर उन्होंने इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक्स और इंटेलेक्ट तो वहां के आपको ये कहेंगे ना सर हमने तो नहीं फौजें भेजी थी ना, हमसे तो आप बातचीत करें ना। तो इंटेलेक्चुअल्स पूरी दुनिया के पॉलिटिकल थोड़ी हो सकते हैं, और अगर वो पॉलिटिकल भी होंगे तो बहरहाल मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। इंटेलेक्ट ने इल्म को पूरी दुनिया में बगैर तासुब के सर्व करना होता है। इस्लाम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी रही है और हमेशा रहेगी। इस्लाम एक इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी भी है, और इस्लाम स्पिरिचुअल आइडियोलॉजी भी है। तो पूरी दुनिया के स्पिरिचुअल फिरके इस्लाम को खाते में रख के चल रहे होंगे, पूरी दुनिया के इंटेलेक्चुअल फिरके इस्लाम को खाते में लेके चल रहे होंगे, और पूरी दुनिया के पॉलिटिकल भी इस्लाम को। और बात है कि हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की दाढ़ के नीचे हमेशा इसलिए आ गए हाईलाइट होते हैं उस पर, क्योंकि पावर एक तंग करती है ना लोगों को, इसलिए उसने हमें, मुसलमानों के पास रही भी, मुसलमानों का एक नहीं 1000 साल रही है। बिल्कुल ऐसी। और आपने जब अपना रूल किया तो आपने बहुत कुछ किया, आपकी तारीख। इसलिए इस्लाम में जो ग्लोरिफिकेशन भी मिल गई है वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मिल गई। सही। तो जो इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी जो सदियों, कल को हमारे पास खिलाफ, आज नहीं है, कल को खिलाफत हो ना हो, पावर हो ना हो, ये मामले हो ना हो, तो क्या जो इस्लाम का जो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है इतनी सदियों का, जो नबियों से चलता आ रहा है, जो हमारे और एक एंड के अंदर यही रह जाना है। सही। हुकूमतें तो रहेंगी नहीं बिल्कुल दुनिया में सबको, और क़यामत की बड़ी निशानियों में से यह कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स उठ जाएगा दुनिया से। इन्नल्लाह यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा, बिक़ब्दिल इंतिज़ाउल इल्म बिइंतिज़ाइल उलमा। सही मुस्लिम की हदीस है कि इंटेलेक्चुअल उठ जाएंगे इस्लाम के। तो इस्लाम के 50 फैसेट्स हैं, जिसका एक, इसलिए हार्वर्ड का ग्रेजुएट अगर मदरसे नहीं किया और मदरसे का ग्रेजुएट हार्वर्ड नहीं किया तो इसके बीच में कल्चरल डेफिसिट या पुरानी गलतियां या दौरे फितन, ये सारे मामलात को रख के आप इंटेलेक्ट को और अकल को और शऊर को रोक नहीं सकते मिलने से। हम उस पर चेक्स एंड बैलेंस लगा सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस चीज की भी बहुत बड़ी नीड है कि अहले इल्म, अहले दानिश, अहले फिक्र को साथ में बैठना पड़ेगा। और मफहूम जो है, मफहूम उसके पास भी है, मफहूम आप ये कहें मफहूम सिर्फ मुसलमान के पास होता है तो फिर फितरत कहां जाएगी? कितने लोग होते हैं, याद नहीं है हम लोग एक यूनिवर्सिटी में गए थे, वो डेनमार्क का पीएचडी था, बिल्कुल याद है? वो फैसलाबाद में कैसी बातें कर रहा था वो, सिर्फ उसके पास इबारत अरबी की नहीं थी। आई वाज लाइक कि मैं ये सूरह बकरा आयत नंबर 259 लग रही है यहाँ पे। हाँ, तो कुछ लोग कितने फितरतन पहुंच जाते हैं उसमें। इल्म मफहूम तो मफहूम है ना, मफहूम ताबीर जो है वो। अच्छा, क्या हम इस सवाल को उठा सकते हैं कि सिर्फ मफहूम का फहम हो तो आलिम कहलाता है? कुछ क्लास के लिए भी छोड़ दें, ताबीर अरबी में होना लाजिम है या नहीं? मेरे ख्याल से ताबीर होनी चाहिए अरबी की। ताबीर में है, वैसे हुसन ताबीर में है, वसत ताबीर में है, बलागत ताबीर में है, और माना ताबीर के अंदर है। अरबी की अंदर से जो उस मफहूम की एक्सट्रैक्शन है वो बगैर अरबी को सीखे बगैर नहीं हो सकती। कुरान का जो मौजज़ा है वो सिर्फ मफहूम तो नहीं, ताबीर है, इबारत। बल्कि पहली तो चीज ही है यतलू अलैहिम आयाती, नबियों का पहला काम कुरान की। इसलिए अरबी की तिलावत, अरबी की जो उसका पढ़ना है और उसकी जो बरकत है, और ये इस लुगत के बारे में तो तुम्हारे के अकवाल हैं, और प्लस ये जुबान है और ये मामलात हैं, ऑल इज गुड। तो बहरहाल आप ये नहीं कह सकते कि अरबी को आप उठा के साइड में करते। इनफैक्ट अरबिक
वर्ल्ड्स बेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, हमें भी जितनी आती है नहीं आती जो भी हो, बट इबारत तो सीखनी पड़ेगी आपको। ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं ऑडियंस से चाहूंगा कि मैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं इनको फिर से बताते चलूं, असफ़ा के हवाले से हमारा वेबिनार है। हाउ इज द रिस्पांस बाय द वे? अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पांस इज गुड अप टिल नाउ। सबको मेरा सलाम प्यार भेज दें आप। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू। और मुझे नहीं लगता कि मैं इस सेशन में सारे सवालों के जवाब दे सकूंगा, लेकिन वैफा कुछ कहना चाह मैं रहे हैं? सबको बताते चलूं इंशाल्लाह आपके सवालात जो है वो इंशाल्लाह नोट हो रहे हैं। और अभी आपके लिए खुशखबरी और भी है कि शेख आतिफ का ये लास्ट वेबिनार नहीं है, इंशाल्लाह हमने कुछ और बुकिंग्स भी की हैं शेख साहब के साथ, तो आपके सारे सवालों का इंशाल्लाह जवाब मैं दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। शेख, मुझे आप यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, बोले इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यस, डेफिनेटली। जान आई थोड़ी सी। इससे पीछे अगर मैं चलूं, अभी शेख साहब ने जवाब दिया इसका, हार्वर्ड का बच्चा मदरसे नहीं गया और मदरसे का बच्चा हार्वर्ड नहीं किया। शेख वल्लाही मुझे क्लासरूम याद आ गया पुराना, 10 साल पीछे आप ले गए और मैं समझता हूँ कि मैं 10 साल और पीछे चला गया हूँ। वो किताबों तौहीद और वो- मैं और इंशाल्लाह जो है हाँ। प्लेयर के साथ मजीद जो है मैं भी सब नहीं, I wish you the best of things. I think you are sitting on this bench and you are माशाल्लाह से leading the show because of इल्म। इल्म लीडरशिप की बेस है, क़यादत की बेस इल्म है। अच्छा जी, यहाँ पर शेख एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। एक practical आलिम ही सवाल। लीड करेगा मेरी नजर के अंदर। अल्लाह काफी अकबर। सारे जो अल्लाह मालिक जो नबी। बैठे हुए लाइव सेशन में दे ऑलरेडी रजिस्टर्ड और सबको वो मैसेजेस कर रहे हैं दैट दे ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उनको बोले, उन लोगों को मैसेज करें जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ अभी। प्लीज ब्रिंग द फैमिली, देयर इज एन इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन गोइंग ऑन, ब्रिंग देम इन। So I have read some questions, उसके अंदर अक्सर जो प्रैक्टिकल आवाम यहाँ पे जो बैठी है, जो कि बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही है, कोई डॉक्टर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी, बहुत सारे फैसेट से जो है लोग काम जो है ना वो पढ़ रहे हैं सफ़ा के अंदर, तो उनके सवाल जो है वो ये है कि सही है उलूम शरिया नो डाउट आउट क्लास इल्म है, कुरान हदीस आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर इससे अफजल इल्म कोई नहीं है। सही है। मतलब क्वेश्चन इज, फजीलत है क्या जिंदगी में मेरे काम आएगी नहीं आएगी, यानी मेरे बिजनेस के आप अंदर मुझे काम चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल जवाब दूं या मैं इंटेलेक्चुअल जवाब दूं? शेख वो जवाब दें कि ये आ जाए। आप पहले अवाम से इस बात का पूछें कि आप इल्म हासिल करने का इंसान को क्या फायदा होगा, जो मैं इतनी मार खाऊंगा यहाँ पर, इतने मुश्किल जारगन्स में जाऊंगा, इतना हिसाब किताब होगा। सॉरी टू कट यू दे शुड आंसर माय क्वेश्चन। आपको सियासी जवाब चाहिए या आपको स्पिरिचुअल जवाब चाहिए? हाँ जी, सियासी जवाब चाहिए या स्पिरिचुअल जवाब चाहिए? सियासत का मतलब गलत नहीं है, सियासत से मुराद ये जो आप रोजमर्रा की जिंदगी सियासत ही है, और स्पिरिचुअल जो है वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कि आपने अपने पर्सनल सेल्फ को क्या फायदा करना है उससे। तो एक्सटर्नल फायदा जो होता है वो सियासत बन जाती है और इंटरनल फायदा जो होती है वो स्पिरिचुअलिटी बन जाती है। आपको किस किस्म का जवाब चाहिए इसका? शेख वो तो है, लेकिन यहाँ पर जिस पहली- बात की तरफ मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आप स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर लोग जो पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका एक फाइनेंशियल स्कोप सामने है, वो बंदा बिजनेस कर रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है, उसको पता है मार्केट के अंदर इतने फिगर्स की सैलरी जो है ऑलरेडी मौजूद है, यानी कहीं पे फाइनेंशियल करियर है, पॉलिटिक्स के अंदर पावर है, कहीं पे जो है आपके पास शोहरत है, फेम है, ये उलूम इस्लामिया, ये शरई इल्म हासिल करके आप मतलब कुछ तो आप बंदे से प्लेज करें ना कि इतने साल पढ़ने के बाद ये 2 साल तुम जिंदगी के लगाओगे, हालांकि तुम एग्जीक्यूटिव आवर्स लगा रहे हो, सफा के अंदर आप सुबह 8 बजे नहीं आ रहे और 1 बजे नहीं जा रहे, आप अपनी जॉब भी पूरी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, फैमिली को भी देखेंगे, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे शाम को 2 घंटे आपने देना है इंशाल्लाह, बाकी काम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उस असातिज़ा जो है वो आप पे काम करेंगे, आपने सिर्फ 2 घंटे देने। लेकिन उसके बावजूद एक बंदा अगर इतना टाइम दे रहा है, जो कि टाइम प्रेशियस है बहुत, वो टाइम कहीं और भी लगा सकता है और पार्ट टाइम कोई और जॉब कर सकता है, कोई और डिग्री कर सकता है, कोई और स्किल सीख सकता है, बड़ी आजकल स्किल्स आ गई हैं और बड़ा पैसा लोग कमा रहे हैं, तो आप क्या प्लेज कर रहे हैं लोगों से, क्या उनको फायदा होगा उलूम शरिया पढ़ के? देखें, एक तो जवाब ये है जो होना चाहिए, सबसे पहला जवाब ये है कि जन्नत मिलेगी, अल्लाह लेकिन लोगों को चाहिए ना ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर। हमारे यहाँ एक पार्टी सिर्फ जन्नत दिखा रही है, उनका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वही कंटेंट जो इतने सालों से चलता आ रहा है, उसी कंटेंट को वो लेके चल रहे हैं, और जन्नत सबका फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जो जन्नत से दाखिल हो गया, आग से बच गया, वो कामयाब है। ठीक है,
तो इस इल्म के थ्रू आप जन्नत में चले जाएंगे ये। लेकिन अब जो पाकिस्तान आ रहा है सामने, वो अब हर चीज को मुख्तलिफ डोमेन से जानना चाहता है सही। कि क्या इसकी मेरी रियल लाइफ इश्यूज के अंदर कोई एप्लीकेशन है, क्या इसके मेरे रियल टाइम चैलेंजेस से कोई ताल्लुकात है, क्या इसके मेरी लीडरशिप से कोई ताल्लुकात है, मेरी पेरेंटिंग से कोई ताल्लुकात है, मेरी सल्तनत चलाने से कोई ताल्लुकात है, चाहे मेरी 2 ईंट की क्यों ना हो। तो इसके अंदर हम आपसे कहते हैं कि बहुत से लोग कहते तो हैं इस चीज के बारे में कि नहीं जी, हम भी ग्राउंड वर्क्स को मानते हैं, हम भी ग्राउंड रियलिटीज को मांगते हैं, हम भी ग्राउंड स्ट्रेटजीज को मानते हैं। तो भाई हम इसको यही कहते हैं ना कि भाई आप दोनों में बैलेंस रखें। आखिरत भी मिलेगी, इसी इल्म से मिलेगी। अल्लाह की मार्फत होगी, इसी इल्म से मिलेगी। अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम होगा, इसी इल्म से कायम होगा। मजीद ज्यादा वसवसों से लड़ाई होगी, इसी इल्म जितना बढ़ेगा वसवसे उतने ज्यादा आएंगे। इल्म जितना बढ़ेगा वसवसे उतने ज्यादा जान तोड़ देंगे। दोनों चीजें। इल्म जितना आएगा यकीन उतना बढ़ेगा। इल्म जितना आएगा उतनी ज्यादा आप में खौफ और उम्मीद की बैलेंसिंग आएगी। इल्म जितना आएगा उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आर वी ऑल क्लियर? अच्छा, इल्म जितना आएगा उसके बाद आप में कन्विक्शन आएगी। इल्म जितना आएगा उसमें आपकी जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन आएगी, सेल्फ। ये तो हो गई स्पिरिचुअल बात है। अब आप बताएं, तुम्हें आप इजाजत दें तो मैं सियासी बातें करूं? बिल्कुल। जो रियल सियासी भी बताएं, दोनों बताएं। स्पिरिचुअल वाले कम है, Spiritual सियासी वाले ज्यादा है। पहली बात ये, जब आप टेबल पे, अब मैं बात करूंगा वो जो ब्रांड मेरा ज्यादा चलता है ना, मतलब लोग कहते हैं जी स्ट्रेटेजिस्ट आप बताएं, प्लानिंग के लिहाज से बताएं, डेवलपमेंट के लिहाज से, रिफॉर्म्स के लिहाज से। जिंदगी में कोई भी चीज आपने बेचनी होती है ना किसी को, जिंदगी में, चाहे वो आइडिया सेल करना हो या अपना भरम सेल करना हो, या आपने अपना माल बेचना हो, आपने फिजियोलॉजिकल माल बेचना हो, या आपने एब्स्ट्रैक्ट माल बेचना हो, आपने जिंदगी के अंदर कोई भी चीज सेल करनी होती है ना, तो अगले को सेल करने के लिए टेबल पर, चाहे पावर सेल करनी है, टैका सेल करना है, धमकी लगानी है किसी को, समझाना है किसी को, बिठाना है किसी को, मिलाना है किसी को, या चढ़ाना है किसी को, ये सारे काम करने के लिए ना पूरी पर्सनैलिटी सेल हो रही होती है। सही। उसमें आपका पूरा मफहूम, आपका पूरा एक्सपीरियंस, आपका सारा मुशाहिदा, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ मासेस एंड द पर्सन। तो पहली बात यह है, शेख आतिफ की तरक्की और कबूलियत का सबसे बड़ा राज ये था कि जो बातें मैं नॉर्मली अपनी मोटिवेशन में लोगों के लिए करता भी था, उसमें तड़का ही कुरान हदीस की वजह से लगा। अल्लाह अकबर। क्योंकि एक तो कंटेंट यहां से आया। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब लास्ट टाइम बात की कि भाई रिक्रूटमेंट अगर किसी ने करनी, किसी को मुलाजमत पे रखना हो, मैं बैठा हुआ एक जगह के ऊपर, बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ वहां पर, और ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी, कितनी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी, उसका एक बहुत बड़ा आदमी था। तो मैंने उनको बोला, सर मैं अगर रिक्रूटमेंट के ऊपर अगर कोई इस्लाम का कुरान हदीस से कुछ पेश करूं तो आप क्या कहेंगे? तो आगे वहां बहस छिड़ गई कि जी गोरे ने ऐसा कौन सा काम किया जो आप लोग लेके आ जाएंगे, कौन सा ऐसा काम छोड़ा है जो आप लेके आ जाएंगे। बॉस्टन से ही 150 PhD आ जाती हैं, आपके पूरे मुल्क में इतनी नहीं होंगी। मैंने कहा सर ठीक है ना भी हो, आप कम से कम वाइल्ड कार्ड पे इस रेस के अंदर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में तो हमें शामिल कर लें। तामीर ना भी हुई तो क्या हुआ, चले इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट ही मुसलमानों के लिए जीत ले आदमी। वो बहरहाल बहस चलती रही। बहरहाल वो मानस पे, ठीक है आप बताएं आपके पास क्या है। मैंने कहा अगर मैं बताऊंगा तो ऐसे अगर दे दूंगा तो फायदे नहीं है, कुछ उसके पर्क्स इंसेंटिव्स भी तो देना बताने। बहरहाल वो बहुत हुआ, आगे कितने मौके मुझे उससे मिले नहीं मिले। टेबल के ऊपर एक ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी की कॉर्पोरेट का बड़ा आदमी बैठा हो, दूसरी जगह पाकिस्तान का एक नामवर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा हो। वहां पर मैंने ये आयत कोट की, इन्ना खैर मन इस्ताजरता अल कवियुल अमीन। याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब उजरत पे रखने की बात की और सर्विस इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन वहीं से हो रही है, तो उन्होंने कहा कि उजरत पे और सर्विस पे सबसे अच्छा उस शख्स को रखा जा सकता है जिसमें अलकुवा वल अमान। अब इसकी अलकुवा और ईमाना के 4 पैराडॉक्सेस निकल सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। कुव्वत कितनी होनी चाहिए, फिजिकल कितनी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल कितनी होनी चाहिए, अमानत और ऑनेस्टी कितनी होनी चाहिए। किसी महल में कुव्वत ज्यादा होती है, अमानत कम हो जाए मसला नहीं है, कहीं अमीन हो जाए मगर कुव्वा ना हो तो भी मसला नहीं है, हम इसमें नहीं जाते। पॉइंट ये है कि टेबल पे आर्गुमेंट में स्ट्रेंथ डालनी हो, कुरान और हदीस के अंदर पॉलिटिकल बात है। अब ये
कुरान और हदीस से जो बात आएगी ना वो बहुत स्ट्रेंथन होती है। अब कुरान की वो आयत भी है ना, यहदील्लती हिय अक़वम, हिया अक़वम, जो कुरान से जब आपकी रैशनैलिटी आ रही होगी ना, अक़वम, वो इतनी स्ट्रांग होगी, अक़वम होगी, वहां पे इसम तब्दील का सीगा लगा तरफ लकीर होती है। वो अगले को खड़े नहीं होने देती, सही है। क्योंकि आप कुरान पेश कर रहे हो और लोग कुरान को मानते हैं, लोग हदीस को भी मानते हैं, लेकिन कुरान को तो लोग ऐसे मानते हैं। तो पॉइंट ये आर्ग्यूमेंट जीतना हो, हालांकि हम ये नहीं कहते जिसने इल्म सीखा उलमा को गिराने के लिए, जिदाल करने के लिए, आर्ग्यूमेंटेशन जीतने के लिए, तो उसका इल्म फसाद का ही है। पॉइंट ये है, बात सियासी है। इफ यू वांट टू बी यूनिक इन द मार्केट, तो ये गोरों का मंजन, ये वेस्टर्न मंजन तो सब बेच रहे हैं। लेट्स ब्रिंग आवर यूनिक सेलिंग पॉइंट, अ ब्लेंड ऑफ एन अरबिक शरिया, इस्लामिक शरिया, तो ब्लेंड फ्रॉम द, आपने साइकोलॉजी पे बात करनी, आप लाएंगे दुनिया में, आपको बड़े मिल जाएंगे। हम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह को लेके आते हैं, इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह को लेके आते हैं, आप इमाम गजाली को भी खोल लें। दीज वर द जाइंट्स। अब उसके अंदर जब वो बात का तड़का हमारे एंड से आता है, तो एक रिवायत भी दिखती है, कंजर्वेटिज्म भी दिखता है, ट्रेडिशनलिज्म भी दिखता है, और मॉडर्निज्म भी दिखता है। तो ब्लेंड जो है एंड के अंदर सबसे क्लास की मार्केट, ना कंजर्वेटिव्स बनेंगे ना लिबरल्स बनेंगे, ये ब्लेंड बन जाएगा, क्योंकि इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द ट्रेडिशंस। तो अगर आपने यूनिक, हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस कैसे क्रिएट हुई? अगर हम टोटल स्टीवन कवी ले आते हैं, पूरा रॉबिन शर्मा ले आते हैं, पूरा टोनी रॉबिन्स ले आते हैं, तो भी लोग कहते हैं भाई उससे सीखने में ज्यादा मजा है, उसकी बात तेरे मुंह से कैसे अच्छी लगेगी? सही है। और अगर हम टोटल यहां से अपने वाले ले आते हैं, तो क्योंकि वो बात नहीं है, तो लोग चाहते हैं कि नहीं भाई वेस्टर्न मंजन भी होना चाहिए। लेकिन जब हम अपना कॉन्सेप्ट लाते हैं और उसके ऊपर पैकेजिंग थोड़ी सी उनकी भी हो जाती है, मगर शाहिद के अंदर उनकी दलील हो, मगर असल हमारी दलील हो, तो लोग मूव्ड होते हैं कि भाई इनके पास है। तो टू विन लाइफ एंड टू विन एन अपॉर्चुनिटी ऑन द टेबल, उलूम शरिया हेल्प्स यू द मोस्ट इन क्रिएटिंग दैट यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपने अपनी कंपनीज में ट्रेनिंग्स करानी है, बिल्कुल। बाहर के लोगों की तो किताबें, मतलब 7 हैबिट्स वगैरह, तो सब हम देते हैं ना। नबी सल्लम की जिंदगी से 7 हैबिट्स फ्रॉम प्रोफेसर, 20 हैबिट्स फ्रॉम प्रॉफिट सल्लम, जो अभी तक मेरी डिस्कवरी है। किताब भी मैंने अपनी तकरीबन, आप शायद मेरी किताबें आप शायद नहीं करते, इस पर आप भी कौन को जवाब दें जरा। डोंट डू दैट। पॉइंट ये है कि नबी सल्लम की जिंदगी से, कि ग्राउंड के ऊपर आपने कैसे इतना बड़ा इंकलाब खड़ा कर दिया, और माइकल हार्ट ने आपको नंबर 1 लीडर क्यों कहा ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर? ही हिमसेल्फ इज अ क्रिश्चियन। वाज इट टोटल सुपरनैचुरल और वाज इट समथिंग नेचुरल ऑन इट? एंड व्हाट वर दोस नेचुरल ट्रेट्स? हम आपको दुनिया के सबसे बड़े लीडर की लाइफ डिकोड करके दिखा रहे हैं। ये हमारा पॉलिटिकल इंसेंटिव भी है और ये हमारा रिलीजियस इंसेंटिव भी है। अगर आपने लीडरशिप की बात करनी है, तो भाईजान बाहर वाले मानते हैं कि आप सल्लम दुनिया के टॉप नॉच लीडर हैं। आप प्रॉफिट माने ना माने, चले आप उनकी लीडरशिप के फैसेट से ही फायदा उठा लें, दुनिया ने फायदा उठाया, और हम उसे एक लिहाज से डोमेन तो क्लेम होगी ना आपकी। तो मुसलमानों का पहले एक काम होता था, आज मुझे समझ में आता है कि सही बुखारी के अंदर हर किस्म का बाब है, खाने पीने का, एथिक्स का, एटिकेट्स का, सही, हुदूद का। हुदूद को अगर हम अच्छे वर्ड्स में इनकी दुनिया के अंदर बोलें, वैसे हुदूद खुद सबसे अच्छा वर्ड है, द जुडिशरी ऑफ अ सिस्टम। वाओ, इस्लामिक जुडिशरी वर्ड वो देना जो खुश कर देता है ना अगलों को। हुदूद चुपता बहुत है ना इनको। द इस्लामिक जुडिशरी, द आर्टिकल्स ऑफ द लॉ मेकिंग, द डिवाइन लॉ, इस्लामिक पीनल लॉ, द इस्लामिक पीनल लॉ, द डिवाइन पीनल लॉ, द डिवाइन लॉजिक। सही है तुम्हारी तो लॉजिक है ना, हमारी तो डिवाइन लॉजिक। अब वो खुद सोचेंगे ये कैसे जार्गन्स आ रहे हैं। अच्छा, फिर आप सोच लें एथिक्स आ रहा है, एटिकेट्स आ रहा है, फिर मैरिज, सोशल इश्यूज, एजुकेशनल इशू, इवन तालीम कैसे सिखाई जा रही है। नबी सल्लम बैठे हुए हैं गधे के ऊपर, कुंतु रदीफन अला हिमारन, कुंतु रदीफन नबी अला हिमार, मैं गधे पे बैठा हूँ, सब उनके पीछे बैठा हूँ। वहां पर एजुकेशनल डिस्कोर्स लिया हुआ है आपने, टीचिंग स्किल्स फ्रॉम वर्कशॉप कराते हैं ना इसके ऊपर। बाहर की सारी वर्कशॉप्स आ रही हैं। मैं बताते चलूं, जिनका भी ये सवाल है, जिन लोगों का भी ये सवाल है कि सफ़ा हमें जो है हमारे करियर्स, हमारी लाइफ के अंदर किस तरह हेल्प आउट करेगा प्रैक्टिकली, ये कोई इस्तेमाल भी होगा या ऐसी बस टाइम्स आया और एक डिग्री का एक पर्चा है, ये तो आपको पहले सेमेस्टर के बाद ही पता चलेगा। जिसको जवाब समझ आ गया उसको जवाब समझ आ गया, नहीं आया तो उसको मैं जवाब बता दूं कि पहला सेमेस्टर अगर कर लें तो अगले 3 सेमेस्टर की ड्राइव खुद ही आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं वेबिनार ही नहीं करूंगा। ये सारे वेबिनार्स होते हैं सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए,
बाकी तो वो कहते हैं उसामा कब शुरू हो रहा है सेमेस्टर, कब शुरू हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिकली अगर आप बात करें, जो शेख साहब ने सियासी जवाब के नाम से उसको जो है एक बिल्कुल उसकी कवरिंग की है, उसको जो है वो कोडिंग की है, वो सियासी जवाब, वो पॉलिटिकल जवाब आपका पॉलिटिक्स सियासत वाला नहीं है, बल्कि वो ये है कि वो आपको एप्लीकेशन के लिहाज से दुनिया के अंदर जन्नत तो आपको इंशाल्लाह मिलेगी मिलेगी, क्योंकि आप नबियों के वारिस बनने जाएंगे इंशाल्लाह। इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया, कि आपको अल्लाह ताला का डर, खशियत, इबादत में लज्जत, वो सारा एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, वो तो आपको इंशाल्लाह नसीब ही नसीब होगा, इल्म वाले को अल्लाह ताला वो देता ही है। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आपका कोई भी रोल है लाइफ का, आप किसी भी रोल के अंदर, आप अगर आप पेरेंट हैं तो आपको पेरेंटहुड के अंदर, बच्चों की तरबियत के अंदर आपको उसके अंदर जो है इंशाल्लाह रहनुमाई जरूर मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन के तरीके से किस तरीके से आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ा सकते हैं, डेलीगेशन को किस तरह बढ़ा सकते हैं, आप सब डेलीगेट किस तरह करते थे, ट्रेनिंग के लिहाज से, लीडरशिप के लिहाज से, इसी तरह जो है वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिहाज से, ये सारी चीजें इंशाल्लाह सफ़ा के अंदर आपको इसके टूल जरूर दिखाई देंगे, आपको हल्की हल्की झलक जरूर दिखेगी, यार मैं इससे ये भी निकाल सकता हूँ। असल में इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग हमारे पास जो है वो सफ़ा पढ़ने के लिए आते हैं कि हर कोई अपने अपने नसीब का जो है ना वो ला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, कि अपना जो है दुनिया में नसीब है, तुम्हारा जो हिस्सा है वो मत भूल जाना। तो हम यही बोलते हैं कि जब क्लास के अंदर बैठो तो ला तंसा नसीब का मिनत दुनिया, शेख बात कर रहे हैं तो अपने अपने जो है वो हीरे अगर जवाहरात आपको नजर आ रहे हैं अपनी अपनी फील्ड के, इकट्ठे करते चले जाएं। आप डॉक्टर हैं, आपको आपकी फील्ड के अंदर जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ, जरूर कुरान हदीस देगा आपको, वो उसूल देगा, वो बेसिस देगा, वो फाउंडेशंस देगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी आपका जितना भी विजनरी जो आपका काम है, जो आपके लाइफ से ताल्लुक रखता है, जिसको आप ज्यादा परसेंटेज देते हैं अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का, उसमें इंशाल्लाह एक कोर्स जरूर हेल्प करेगा। लेकिन बातें तो आप सुनते ही हैं, असल आप इसको तभी इसकी महराज तक पहुंच सकते हैं अगर आप जो है वो इसके अंदर आएंगे। नहीं, फिर इसमें माय सेकंड टेक ऑन दिस इज, भाई इख्तलाफ है, सही बात करते हैं ना, घबराना किस बात, इख्तलाफ है, मसलक हैं, फिरके हैं, हैवी स्कूल ऑफ थॉट्स का डिफरेंस है, पॉइंट यहां पर। और एक कौम क्या कह रही है, इख्तलाफ को छोड़ के यूनिफिकेशन हम बना लेते हैं किसी और बेसिस पे। तो कोई ह्यूमैनिटी की बेसिस पे इकट्ठा होना चाह रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर इकट्ठा होना चाह रहा है, कोई हुब्बे रसूल पे इकट्ठा होना चाह रहा है, कोई खत्म नबूवत पे इकट्ठा होना चाह रहा है। फाइन, दीज आर डिफरेंट एवेन्यूज फॉर द मुस्लिम पीपल टू गेट यूनिफाइड इन ऑन वन पर्सपेक्टिव। इस कोर्स के थ्रू कम से कम हम इनको करीब आने का एक मौका तो दे सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंस पढ़ाने की तमीज तो सिखा सकते हैं, सही, डिफरेंस स्टडी करने की तमीज तो सिखा सकते हैं। क्या बड़े बड़े उलमा और इमामों का आपस के अंदर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो इसलिए बनाया गया था कि हम लड़ना शुरू कर दें आपस में? जब उन्होंने आपस में लड़ाई नहीं की, इतने डिफरेंस, और आज भी हमने देखे हैं कितने कितने बड़े उलमा है, दे हैव सच स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस विद ईच अदर, बट देख, मैंने आपसे कहा ना, इंटेलेक्ट मुतासिब कैसे हो सकता है? जितना फल आता है दरख्त के ऊपर उतना। और ये भी एक बात है कि एक चीज सिर्फ एक दूसरे मौकफ का इराडिकेशन नहीं होती, एक चीज को देखने के मुख्तलिफ एंगल्स भी होते हैं, जैसे हम इख्तलाफ तनव्वु भी कहते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि जी बनी कुरैज़ा पे जाके असर की नमाज पढ़ लें, और वो कह रहे हैं जी अब क्योंकि हुक्म वजूद में आ गया तो यही होगी, दिस इज द, आई एम नॉट सेइंग कि इख्तलाफ जो है वो एक लिहाज से होना चाहिए, क्योंकि ला यज़ालूना मुख्तलिफिन इल्ला मा रहमा रब्बी, इख्तलाफ अच्छा नहीं पसंद किया गया, बल्कि अल्लाह ने कहा उस पर रहम है जो इख्तलाफ नहीं करे। मगर एक चीज को देखने का जो डिफरेंट डिस्कोर्स है या फैसेट है, ये चीज हुस्न पैदा करती है मफहूम में और इंटेलेक्ट। दूसरी बात ये है, आपको एक लेवल पर सिलेक्ट करने में, सॉल्व करने में, समझने में, मसलक फिरकों में भी क्लैरिटी मिलेगी जब आप एक प्रॉपर बेस लेके चल रहे होते हैं। आप में घबराहट नहीं होगी, आप पढ़ सकते हैं अगले को, डर क्या है? अभी तो अगर आप किसी के पास जाएंगे आज, और ऑब्वियसली आज, और ऐसा नहीं, हम ये कब कह रहे हैं कि हर जगह ऐसे नहीं होंगे जो कह रहे होंगे भी हम ठीक है बाकी सब गलत, दिस इज एवरीवेयर। और हमारे यहाँ तो क्लास भी है, सर्टेनिटी से आगे बंदा रिजेक्ट करता है, बिल्कुल, ये जी अगला है ही गलत, इसको मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा नहीं, चले देखें इस तरह तो जो भी होगा। लेकिन पॉइंट ये है, जो सबकी
जो सब की खूबसूरती है उसे भी पढ़ना चाहिए, और जो सब के अंदर इख्तलाफ का तनव्वु है उसको भी देखने की एक तमीज होनी चाहिए, और जो वाकई बदसूरतियां भी रही पास्ट के अंदर जिसके तहत ये कल्ट बन चुके हैं, इतना लेवल का तफरका खड़ा हुआ है कि आप पॉइंट यहां पर ये है, हम ये भी नहीं कह रहे कि मीठा मीठा पढ़ाएंगे हम सिर्फ, उसमें सख्त बात भी होगी, उसके अंदर वो बातें होंगी जो खतरनाक हैं, जो मुश्किल, लेकिन उसको हैंडल अगर हम कामयाब हो गए संभालने में सही, तो ये समझ जाएंगे ना आगे बात कैसे देनी है। तो कहते हैं सख्त से सख्त बात करने का भी तरीका होता है। इख्तिलाफ कहाँ नहीं होता, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी उसके अंदर कीनीजियन मॉनेटरीज का इख्तिलाफ था, हाँ, मैंने और उलूम पढ़े उसके अंदर अकाउंट्स के अंदर स्टैंडर्ड्स का इख्तिलाफ था। एक कंपनी दूसरे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है अकाउंटिंग के अंदर, दूसरी कंपनी दूसरों को फॉलो कर रही है। इख्तिलाफ कहाँ नहीं है, मैट्रिक सिस्टम एक अलग चीज फॉलो कर नहीं, रहा है, आपके O-level यहाँ से एक फिक्र है, डिग्री की कोई औकात ही नहीं है, उठा के फेंक दो। हाँ। पूरे मुल्क में एक ये धड़ा बना हुआ है। होम और ताबीर फिर आ जाएगा ना शेख। मैं वो फिर लाऊंगा, एक पार्टी है वो कहती है भाई डिग्री कोई चीज ही नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े लोगों के पास थी नहीं, तो जो कामयाबी का राज है वो सिर्फ ये उठो और चढ़ जाओ और निकल जाओ। अच्छा, एक पार्टी है वो इबारत को इतना स्ट्रेंथन करने में लगी है, वो कह रही डिग्री सिर्फ और सिर्फ इबारत को हल करने का नाम है, इबारत की तहसीन का नाम है, इबारत की तजमील का नाम है, इबारत की तकमील का नाम है। जो फ्रेजोलॉजी है वो इतनी क्लास की होनी चाहिए, अंदर चाहे उसमें वजन हो, तजर्बा ना हो, मुताला हो ना हो, उसके अंदर तामीर हो ना हो, कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट हो ना हो, उसने आगे जाके मुकाबले किए हो ना हो, उसने जंगे लड़ी हो ना, बस इबारत बड़ी खूबसूरत है। इफरात तफरीत, बिल्कुल। one is only strengthening the linguistic part of the knowledge, and the other is only talking about the practical part of the knowledge. हालांकि it's language, practicality, deliverance and the entire package. तो मेरी नजर के अंदर भाई आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है, और कहीं ना कहीं से बुरा स्टार्ट भी लेना पड़ता है अच्छे स्टार्ट के लिए। There are so many bad endings, good endings that had a bad beginnings. तो इवन कोई नेगेटिव कॉन्टेशन हमारे बारे में भी दे रहा होगा, भाई इनसे बात ना करें, इनसे पढ़े नहीं, ये फलान है, ये डिमकान है, ये अपनी तरफ से कोई लेके आ गए हैं, ये एमिगो नहीं है, ये आलिम भी नहीं है, ये हर जगह है। ये मार्केट का नैरेटिव हर चीज के बारे में रहा है। तो हम उनको भी कहते हैं, उन भाइयों को भी कैश करने के लिए, उनको भी अपनी तरफ लाने के लिए कि भाई सम बैड बिगिनिंग्स हैव अ गुड एंडिंग, इवन दैट हैज टू बी एन इंसेंटिव फॉर यू टू स्टार्ट विद अस। अल-इब्रतु बिन-निहाया, अल-इब्रतु बिन-निहाया कि कितनी ही इमाम ने तैमिया रहमतुल्लाह का कॉल है शायद मेरे ख्याल से, इट्स ऑलवेज अबाउट इन्नमल अमालु बिल खवातीम और व्हाट यू एंड ऑन। तो फ्लेवर को चखना तो सर्टेनिटी के बाद भी है, सर्टेनिटी से पहले भी है। सर्टेनिटी से पहले फ्लेवर को, गलत फ्लेवर चख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा, तासुब क्रिएट कर देगा ना वो। हाँ, तो इसमें एक रिस्क हो सकता है कि भाई हो सकता है आप भी एक हिडन एजेंडा के थ्रू यहाँ पे लोगों को घेर के अपना कर रहे हैं। वो बड़ा हिडन एजेंडा तो है। पॉइंट यहाँ पर ये, उसके लिए आपका चाहिए जो लोग आप स्टूडेंट रिव्यूज जो हैं, बिल्कुल स्टूडेंट रिव्यूज हमारे पास जो है, जो लोग सफा के अंदर अभी मेरे ख्याल से, मैं आई जस्ट वांट टू आस्क ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई स्टडीड फ्रॉम द एंटायर कोर, आप लोग अपने रिव्यूज दें लोगों को भैया कि क्या हम कोई स्पेसिफिकली कोई चीज फैला रहे हैं, या हम वाकई ही उस इंटेलेक्चुअल डेप्थ में लेके जाना चाहते हैं जहां पे इल्हाद से मुकाबला चल रहा है, जहां पे कुफर शिर्क की डेफिनेशंस के अंदर कंफ्यूजन्स हो रही हैं, जहां पर फिका क्या होती है, जहां पे इंडेप्थ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है, क्या इस्लाम सिर्फ 4-5 चीजों का ही नाम था। प्लीज गिव योर रिव्यूज टू द पीपल के हाउ वी हैव परफॉर्म्ड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे पिछले सेमेस्टर के अंदर भी तकरीबन 500 से ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो रहे हैं जो कि एनरोल्ड थे, और उनमें से जितने भी लोग यहाँ पे नीचे मौजूद हैं कमेंट्स के अंदर और उससे पिछले बैचेस के अंदर, वो अपने रिव्यूज दे सकते हैं पेज के ऊपर भी, कमेंट्स के ऊपर भी, कि उनको किसी लिहाज से, मसलकी लिहाज से, किसी तासुब के लिहाज से, अगर किसी भी उस्ताद ने उनके ऊपर कोई जबर किया हो आइडियोलॉजिकली कि आप यही मौकफ अपनाएंगे तो आप ठीक है वरना आप गलत हैं, बल्कि अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं शेख कि आप लोग कौन सी फिका जो है पढ़ाएंगे, आप कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं। तो हमारा, मैं फिर से यहाँ पे बताते चलूं कि हमारा जो मनहज है, जो मेथोडोलॉजी है टीचिंग के अंदर, खास तौर पे फिका के अंदर, वो कंपैरेटिव फिक है। हम उसके अंदर, हम एक मसले के अंदर अगर 4 इमामों के कॉल मौजूद हैं, चारों के चारों इमामों के अकवाल जो है क्लास में मेंशन किए जाएंगे विद देयर दलाइल। बहरहाल मैं इस पर एक और भी कमेंट कर दूं, इवन इन द देवबंदी स्कूल एंड इवन इन द बरेलवी स्कूल, फिका के अंदर वहां पर भी सारे मज़ाहिब पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल, एंड में कहानी तरजीह की होती है। तरजीह एक अलग चीज, लेकिन ये वो एक और बात है, लेकिन मैं उनके हवाले से भी एक अच्छी बात करूंगा यहाँ पर। बिल्कुल, वो भी अपनी किताबें जब पढ़ाते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ, उनकी भी किताबों के अंदर मुख्तलिफ फिक के इश्यूज होते हैं, हिसाब किताब है, लेकिन
वो एक तरजीहात के लिहाज से है कि एक स्कूल कहता है कि जी हमारे स्कूल के मुताबिक ये तरजीह जो है वो सबसे आला है, ऊला है और अफजल है, बाकी कंपैरेटिव वहां भी की जाती होगी। और अगर किसी जगह पे तासुब है, असबियत है, ठीक है, ये चीजें हमेशा से रही हैं, ये हर जगह रही हैं, लेकिन वैसे दीन से लगता है भी नफ्सियात से ज्यादा लगता है। वो एक और बात है। दलील कभी भी मुतासिब नहीं होती, नफ्सियात मुतासिब होती। पॉइंट ये है, क्या हमें उन बड़े लोगों ने जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, हम उनके पैरों की खाक नहीं है, क्या हमें उनकी सोचने के तरीके को आजकल की यूथ में और नई नस्ल में नहीं डालना चाहिए? आपने इमाम शाफी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का आपने उनका आपस का इख्तलाफ पढ़ाना है, या आपने उनके उस माइंडसेट को पढ़ाना है कि वो किस तरह एक कॉन्सिक्वेंट पे रीच करते थे? तो अगर कौम के अंदर उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट इस पर्सपेक्टिव से बढ़ जाए कि इमाम मालिक का कद कितना है, इमाम उज़ाई का कद कितना है, इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह का उसूल के अंदर कितना कद है, या इमाम ने कहीं इब्ने तैमिया का जो है रहमतुल्लाह अलैह उनका कद कितना है, तो वो असल मकसद है इनको अपने बड़ों की तरह सोचने का शऊर डालना कि वो किसी भी कोर रॉ चीज से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे चीजों को। एंड दैट्स द प्रोसेस जो हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि वेस्टर्न उलूम, आजकल की असरी उलूम, यूनिवर्सिटी उलूम, जिसके अंदर 56 सब्जेक्ट्स, आपके बैचलर्स में 56 सब्जेक्ट्स होंगे मेरे ख्याल से, 48 कोर्सेज 48 कोर्सेज में से एक इस्लाम का होगा, जी ऐसे ही 47 कोर्सेज आपके सारे बाहर के हैं। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉलेज अलजेब्रा, कैलकुलस, सब मेथड्स हैं वेस्टर्न मैथमेटिशियंस अगर हैं या नहीं, या उसके अंदर उन्होंने ख्वारिज़मी लिया नहीं है, लेकिन जो पैराडाइम है चीजों को सॉल्व करने का, वो उनकी सोच का है। तो मनहज जो है चीजों को अप्रोच करने का, चीजों को सॉल्व करने का, चीजों को सिंक्रोनाइज करने का, चीजों को ऑर्डर में लाने का, ऑर्गेनाइज का, वो वेस्टर्न है। तो 47 उलूम आप पढ़ रहे हैं, उसके एक दीनियात आ जाती है बेचारी वहां पर, वो भी टूटी फूटी, और जो पढ़ाने वाला भी होगा पता नहीं, आई डोंट नो हाउ इक्विप्ड ही है, दे माइट बी वेरी वेल, वो कैसे वो बेस क्रिएट होगी उस लिहाज से। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास हमारे कम कद है, हमारे पास कम कदावर लोग रहे। कम से कम जब एक बच्चा इतने बड़े बड़े इमामों की एक पूरा एकेडमिक डिस्कोर्स देख रहा होगा कि भाई ये इस तरह पहुंचते हैं यहां पर, ये इस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात है, इलामुल मौक़िईन इज सच अ वंडरफुल बुक ऑन उसूल बाय इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह। उसका वो आखिरी एक, तो उसका आखिरी जो चैप्टर है, तग़य्युरुल फतवा बितग़य्युरिल अज़मिना वल अमकिना, फतवे में तब्दीली का आना हालात, जमाने और जगहों के बदलने से। लुक एट द चैप्टर इन इटसेल्फ, डाइवर्स, कितनी डाइवर्सिटी होगी, क्या मतलब ये अच्छा फतवा चेंज होता है इनके लिहाज से, या फतवा वही स्टैटिक रहता है? ये बाब खुद तफसील मांगता है आधे पौने घंटे की, ये फसल खुद तफसील मांग रही। अब इसमें मैंने एक पूरा किताब में एक मैंने मसला पढ़ा कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने एक दफा, अब जो गनीमत का माल होता है वो कॉन्करर्स के पास जाता है, ठीक है, और वो कुरान की आयत है कि गनीमत के बाद जो है वो 1/5 निकालने के बाद जो भी अल्लाह उसके रसूल अल्लाह का रसूल निकाल के जो 4/5 है वो फिर बाहर हो जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉन्करर्स के अंदर। तो हजरत उमर ने डिमांड कर दी कि नहीं, आई विल कीप दैट एज वेल। तो ये बैतुल माल के अंदर, अब ये बैतुल माल में जाना चाहिए था, और वहां से बैतुल माल में आएगा, स्टेट यूज करेगी इसको। सही। अब जैसे हम ये अल्फाज सुनते ना, स्टेट की प्रॉब्लम, स्टेट्स के टारगेट, स्टेट के ऑब्जेक्टिव, स्टेट्स की सिंक्रोनाइजेशन, स्टेट की खैर और शर का मुआजना, स्टेट के फतह, तो खुद ही इतना ये इंप्रेसिव होता है कि वाह, हमारे यहाँ सिर्फ गर्दन काटना और हाथ काटना और चौकों पे लटकाना काम नहीं होता। स्टेट इज द मोस्ट स्मार्टेस्ट थिंग। स्टेट ही सॉवरेन रखी है ना अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अब इसमें उलमा भी आते हैं, हुकाम भी आते हैं। अब उसमें उन्होंने जब कहा तो एक पूरा इशू हो गया कि भाई कुरान की सरी आयत, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयत कह रही है कि गनीमत का माल कॉन्करर्स को जाएगा, आप कह रहे हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा स्टेट अफेयर्स के लिए, तो आप तो डायरेक्ट कुरान के हुक्म पर कैसे हो सकता है? उस पे एक 9 रुकनी बेंच तश्कील गई, इसमें 5 औस के थे, 4 खजरज के थे, पूरा इंटेलेक्चुअल बेंच बैठा, आगे पूरा वो एक्सचेंज हुआ, और किस तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने की कही है कि ला तकुन दौलतम बैन अगनियाकुम, इस वाली ला यकूनु दौलतम बैन अगनिया, हाँ क्या है, फिर से पढ़िएगा, कई ला यकूनु कई ला यकूनु दौलतम या बैन अगनिया, इस ये वाली आयत पढ़ी गई कि हम नहीं चाहते कि दौलत इक्वालिटी ना हो जाए, कि दौलत एक खास जगह पे उसका रिजर्व बनना शुरू हो जाए। इस्लामिक पर्सपेक्टिव इकोनॉमिक्स का है कि मोबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, इसको यूज किया गया। स्टेट असल में पोस्ट बढ़ चुकी थी, 2 बॉर्डर्स बढ़ चुके थे, पोस्टों के बीच में खर्चे बढ़ चुके हुए थे, जो पूरी वो अरबी में बहस है, अगर आप वो पढ़ें तो पॉइंट है, आपको यहां से पता चलता है हाउ डिड हजरत उमर रीच दैट कॉन्सिक्वेंट,
How did Imam Malik reach to a consequent? How did Imam Abu Hanifa rahimahullah reach to a consequent? बिल्कुल, आपने हमें यही और हमारे बाकी मशाइख ने भी हमें यही सिखाया। मैं इस पे आप इख्तलाफ सुनना चाहते हैं, हम उनके इख्तलाफ करने के मेथड्स भी चाहते हैं कि देखें, और फिर आप वेस्टर्न थिंकर्स, दुनिया जहां के थिंकर के साथ कंपैरिजन करें। जब हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे लोगों ने किया क्या है, तो हाउ विल यू गेट टू नो कि फिर वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस कैसे खत्म होगा आपका? वो खत्म ही जब होता है जब आपको पता चलता है भैया हमारे पास भी टैंक्स थे अच्छे खासे। शेख, सामने वाले का इस्तिंबात और उसकी दलील का जो सफर है, हाँ, वो देखकर ही, उसका कद देखकर ही इंसान के कंधे जो है ना वो नजरें झुक जाती है। कितनी यार, मेहनत, बहुत मेहनत की। ये कहना कि फलां से गलती हो गई, फलां से गलती हो गई, जब वो खुद करने बैठेगा ना तो बोलेगा हजारों चांस। नहीं, हमने भी किया है ना पहले एक जमाने के अंदर, बहुत रद्द किया हमने, ऐसा जबरदस्त रद्द किया है। रद्द होना चाहिए, रद्द आज भी करते हैं, किसी लिहाज से उसके अंदर वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो एक महल है। बिल्कुल ऐसे। मगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव के 50 डिमेंशंस हैं जहां वो परफॉर्म कर रही होती है। तो मेरे ख्याल से हम अगर अपने बच्चों के अंदर एक मैक्रो एजुकेशन भी डालने में कामयाब हो गए ना सफ़ा के अंदर, तो वैसे एक सेमेस्टर के बाद भी ना जाके मुंह दे सकता है, सिस्टम से बात कर सकता है, वो पर्सपेक्टिव्स की पोर्ट्रे करा सकता है कि सर ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये है जी मकासद शरीयत हो गई आपकी। बिल्कुल। हिफ्जुल अकल, हिफ्जुल नफ्स, व्हाटसोएवर, जो आएंगे तो फिर सीखेंगे इंशाल्लाह। हाँ, दिमाग की कुंडियां खुलनी चाहिए। सफ़ा ओपन्स यू द कीज टू द हायर पर्सपेक्टिव्स। शेख, मेरे हिसाब से टाइम हो गया, मेरे ख्याल टाइम तो काफी हो गया है, लेकिन जो है इंशाल्लाह मैं यहाँ पे लोगों के जो सवालात हैं वो मैं फिर से बोल दूं। आप लोग सबके सवालात जो हैं वो नोट किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है कि शेख तो अपने सवालों के जवाब आप लोग खुद ही कर रहे हैं और हमारे सवालों को एंटरटेन नहीं कर रहे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे साथ आप लोगों के लिए 2 गुड न्यूज ये है कि शेख साहब से हमने टाइम लिया है दिस थर्सडे इंशाल्लाह। वंस अगेन वी विल बी लाइव इन द वेबिनार शो, जिसमें हम सफ़ा के हवाले से और आपके जितने सवालात यहाँ पे आए हैं उनके हवाले से जरूर फिर से जवाब देंगे। और उसके बाद वो कहते हैं ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब बशारत दी तो इसहाक अलैहिस्सलाम की और उसके बाद याकूब की भी एक साथ दी थी। तो हमने आपको थर्सडे के बाद सैटरडे की बशारत भी इंशाल्लाह ये इस्तेदलाल किया ना, तो थर्सडे के साथ फिर ये आपको ये इस तरह से इस्तेदलाल करना आपको सफ़ा दिखाएगा कि अगर याकूब अलैहिस्सलाम को बिशारत दी गई याह्या अलैहिस्सलाम की, नहीं इसहाक तो साथ में उधर भी दे या, तो ये आपको सफ़ा सिखाएगा इस्तेदलाल कैसे करना है। इतने इंतजार के बाद जो है बुढ़ापे में उनको, इतने इंतजार के बाद हमने आपको फिर 3 वेबिनार्स का तोहफा दिया। ये आज हो गया ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगेन जो लोग सफ़ा की डिटेल्स मांग रहे हैं, 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स हैं। शेख आतिफ विल बी टीचिंग 2 कोर्सेज इन इट इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने अच्छे शागिर्द बन के जो है वो अपना रोल अदा किया तो सब्जेक्ट्स बढ़ भी सकते हैं। तो क्योंकि हम तो तैयार हैं शेख साहब, जितना हम खुद नहीं, मैं इस पे एक बात ऐड कर दूं कि देखें, शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए। इल्म होता है, किसी से भी हासिल किया जाए। ठीक है, लोगों की हमसे प्यार है, उनसियत है, मेरा भी लोगों से बहुत प्यार है, उनसियत। आई थिंक हर खुशबू, फूल की अपनी खुशबू होती है। एवरी फ्लावर हैज इट्स ओन फ्रेग्रेंस। इल्म हासिल करने का शौक होना चाहिए जहां से भी मिले, और मेरे ख्याल से उसमें सारे असातिज़ा जो भी काम कर रहे हैं सारे अच्छे काबिल लोग हैं। इंशाल्लाह ताला उनको भी मौका मिलेगा अच्छी, और एक अच्छे शागिर्द एक अच्छे उस्ताद के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो जितनी अच्छी क्लास आएगी, जितनी अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, जितनी इंटेलेक्चुअल क्लास आएगी, उतना हमें भी हम भी पढ़ा के अब थक चुके हैं उसी रूटीन में। वी विल गेट गुड क्वेश्चंस, वी विल गेट गुड फीडबैक्स, एंड वी विल आल्सो नीड टू वर्क, हम भी काफी पुराने हो गए हैं फील्ड में पढ़ाते पढ़ाते। तो अगर कोई नई चीज आएगी, कोई नया चैलेंज आएगा, तो हम भी किताबें खोल के पढ़ेंगे, वरना हमें तो हिफज ही हो गया जो पढ़ाना होता है। सो इट इज द क्लास दैट मेक्स द टीचर, इट्स नॉट द टीचर दैट मेक्स अ क्लास। जितने भी आप लोगों के मैनेजरियल सवाल हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, नोट्स का क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कंसेशन क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होगी, इंशाल्लाह जस्ट ड्रॉप योर कमेंट विद योर नेम एंड योर नंबर। इंशाल्लाह our representative will call you inshallah very soon as possible। तो इंशाल्लाह कोई मसले की बात नहीं है। बाकी जितने सवाल आपके रह जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के अंदर जरूर आपको उसके जवाब इंशाल्लाह मिल जाएंगे। उसके बाद सफ़ा की हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? नेक्स्ट वीक हमारी ओरिएंटेशन सेशन है इंशाल्लाह, और उसके बाद जो है क्लासेस जो है वो आगाज होंगी। शेख आतिफ विल बी टीचिंग अकीदा, बिलीफ सिस्टम, जो क्रीड है इंसान की, जो पूरा तसव्वुर है अल्लाह ताला के बारे में, उसके हवाले से इंशाल्लाह शेख साहब जो है वो कोर्स पढ़ाएंगे। और
4 और कोर्सेज होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना नीचे कमेंट कर दें ताकि उनको रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जल्द से जल्द कांटेक्ट कर ले। दूसरी चीज के अंदर ये है कि रिकॉर्डिंग्स का किसी ने पूछा है, उसका भी मैं यहाँ पे बता चलूं क्योंकि ज्यादा सवाल उसके आ रहे हैं। जिनके टाइम जोन्स क्लैश हो रहे हैं इंशाल्लाह उसके अंदर जरूर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, सर्टिफिकेट्स आखिर में प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं शेख साहब का बहुत मशकूर हूं, उन्होंने जो है वो आज हमें टाइम दिया और उन्होंने इतने इल्म के अंदर इतनी गहराई के साथ इतनी रसूख के साथ इसके अंदर रोशनी डाली। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख की जुहूद को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इदरार इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को अल्लाह ताला जो है उनकी उनकी जो है जितनी भी खिदमात है अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डाले और अल्लाह ताला उसको कबूल करे। आप सबसे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको इल्म के लिए चुन ले। अल्लाह ताला इसको चुनता है, उसी के दिल के अंदर अल्लाह ताला इल्म जो है वो डालता है। ये इल्म जो है वो अंधेरों को, उन दिलों को जिनके अंदर अंधेरे हों, बुग़्ज़ हो, हसद हो, उनको कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला से इखलास मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर चाहता है अल्लाह उसको दीन का इल्म देता है। अल्लाह ताला हमसे सबसे कबूल फरमाए। इसके अंदर जो कुछ भी गलतियां थी वो सब हमारी थी और जो कुछ भी खैर थी वो अल्लाह का था और अल्लाह ही का रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपसे इंशाअल्लाह थर्सडे को जरूर मुलाकात होगी।